तो आज की वीडियो में शाउट आउट मिलता है गेमर टिप्स को। मुझे नहीं पता था कि इसने 10 से ज़्यादा कमेंट किए हैं शाउट आउट पाने के लिए। खैर छोड़ो यार, मोए मोए करेंगे अब। और अगले में है हमारा भाई नेक्स्ट अलोन, और उनका बर्थडे था, तो इनको भी प्लीज़ एक बार कमेंट में हैप्पी बर्थडे कर देना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने इतनी लेट में वीडियो डाली। और हाँ, अगर आप में से कोई भी एडिटर है तो प्लीज़ मुझे एक बार मेल कर देना कि मुझे इस समय काफ़ी जल्दी एक एडिटर की ज़रूरत है। अगर 21 या 22 तारीख तक मुझे कोई एडिटर मिल जाए तो सही है, वरना मैं खुद ही ढूंढ ही लूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मांगा की। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैंगो की सबसे बड़ी ताकत है आपस में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे हीरोन है उसको इन सभी के बीच में बैठकर थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। और साथ ही में युनविन को भी। सब भले ही बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान युनविन पर है। और जो हैंतियन होता है वह युनविन को देखते ही सोचने लगता है कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, जो बिगर किंग पिंग चियोनो ने इसको अपना माय लॉर्ड कहा। उसके बाद जो पैंग है वह हीरोन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने यंग मास्टर वैन युन के मार्शल आर्ट्स को देखा है। पैंग की बात सुनकर युनविन अपने मन में कहता है वैसे भी मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बंदा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। और जिगोंग का ध्यान हीरोन की बातों पे जाता है, जहाँ पे वे कहता है हाँ ये बात सच है कि मैंने यंग मास्टर वैन युन की मार्शल आर्ट्स को देखा है। ये मेरे लिए सच में काफी ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंड मास्टर हुईनेंग की मार्शल आर्ट्स इतनी अमेजिंग होगी। जिस व्यक्ति का नाम लेजेंड्स के अंदर जोड़ा गया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मार्शल आर्ट्स मैं अपने आंखों के सामने देखूंगा। युनविन कहता है ये तो मेरी बस एक किस्मत थी जो कि मुझे उनकी मार्शल आर्ट्स मिल गई, और मुझे नहीं लगता कि मैं वेनरेबल जिगोंग के जितना वेरीफाई हो जाऊंगा। फिर चियोनो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप वेरीफाई हो। आपका जो स्टेटस है शाओलिन के अंदर काफी ज्यादा हाईएस्ट होने वाला है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। युनविन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह की ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। और जो जिगोंग होता है वह कहता है कि ग्रैंड गैंग लीडर चियोनो एकदम सही कह रहे हैं। जो हमारे 6th एंसेस्टर हुईनेंग है वे हमारे टेंपल के ग्रैंड मास्टर अंकल है। यहाँ पर कोई ऐसा सेक्ट है जो स्टेटस को वैल्यू ना दे? अगर होगा भी तो मैं आपको शाओलिन के अंदर काफी अच्छी ट्रीटमेंट दूंगा। जिगोंग की बात सुनकर हैंतियन यूनजिन काफी ज्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं, और जो पैंग है वह भी जिगोंग की बात से एग्री करता है। युनविन उन सबसे कहता है कि प्लीज मुझे ऐसी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ जो जैंगू में नया नया आया है। फिर हैंतियन अपने मन में सोचता है आखिर ये आदमी यहाँ पे अचानक से कैसे आया। मैं तो ये भी सुना था कि ये शाओलिन की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके पास ग्रैंड मास्टर हुईनेंग की मार्शल आर्ट्स होगी। शाओलिन ऑर्थोडॉक्स पाथ का एक स्पिरिचुअल पिलर है। म्यूरिम में इसके कनेक्शन कल्पना से भी परे हैं। उसके बाद है बिगर गैंग लीडर पुंग चियोनो। माना जाता है कि म्यूरिम में इसके पास सबसे ताकतवर फोर्स है, और यही नहीं, अगर म्यूरिम के अंदर कोई सुई गायब भी होगी, ये जानकारी सबसे पहले बिगर गैंग तक जाएगी। अगर मुझे म्यूरिम का एम्परर बनना है तो मुझे इन सब की जरूरत होगी। मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैंने इस शख्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत इसकी है। ग्रैंड गैंग लीडर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए मुझे इस वक्त इस बंदे की जरूरत है। काश इस समय मेरे पास एक और बेटी होती। उसके बाद जो वैन युन का नाम है सभी सेक्ट के अंदर एक मास्टर लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद जो वोटिंग का समय है वह खत्म हो गया, और 70% वोट्स के साथ नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन जीत गया। क्योंकि इस पर सवाल उठाने का मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के हाथ में सारी ताकत आ गई। ऐसा हजारों सालों में पहली बार हो रहा है जब ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स डिमोनिक पाथ को सब्जुगेट करने पर एक बड़ा कदम उठाएगा। और इस मोमेंट में म्यूरिम के इतिहास का सबसे शक्तिशाली ग्रुप का जन्म हुआ, जिसका नाम है राइटिस पाथ म्यूरिम एलियंस। अब अगली सीन में हम एक जंगल को देखते हैं, जहाँ पे हेवनली डीमन काफी कंफ्यूज्ड होते हुए युनविन से कहता है क्या तुम सच में स्वॉर्ड को चलाना सीखना चाहते हो? युनविन कहता है कि हाँ, एक रिबिलियन शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें शामिल हूँ, और जब तक मेरे पास स्वॉर्ड्स है मुझे उनका इस्तेमाल करना जरूर सीखना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा मौका है। हेवनली डीमन मान जाता है और युनविन से कहता है कि जब स्वॉर्ड की बात आती है तो मैं इसमें काफी ज्यादा बेस्ट हूँ, मैं तुमको स्वॉर्ड चलाना जरूर सिखाऊंगा। फिर हेवनली डीमन युनविन को पहला टास्क करने के लिए बोलता है, जो है स्वॉर्ड को हवा पे फ्लोट करना, और युनविन इसको काफी आसानी से कर दिखाता है। दूसरी स्टेप में हेवनली डीमन बोलता है कि जितना दूर हो सके उसको उतना दूर भेजो। युनविन ठीक ऐसे ही करता है, वह अपनी क्यूआई की मदद से स्वॉर्ड को दूर फेंकता है जितना वो फेंक सकता है। तभी हेवनली डीमन अचानक से कहता है कि स्वॉर्ड को अभी रोको। हेवनली डीमन के अचानक से ये कहने से युनविन काफी ज्यादा होपलेस हो जाता है, और जो स्वॉर्ड का एंगल है वह जाते हुए काफी ज्यादा गड़बड़ा जाता है, जिससे वह स्वॉर्ड एक बैम्बू के अंदर टकरा जाती है। कि एक हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड है जो एक एटर्नियम आयरन से बनी है, तुम तो इसका इस्तेमाल करके एक बांस को भी नहीं काट पाए। इसी कारण की वजह से तुम्हारी क्यूआई थोड़ी बहुत गड़बड़ा गई, और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड बांस के अंदर सिर्फ फंस गई। यही तुम्हारे इनर क्यूआई की लिमिट है, और जो तुमने अभी किया ये तो कहीं से भी तलवारबाजी नहीं लगती। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि स्वॉर्ड्स रियल्म क्या होता है।
हेवनली डीमन की ये बात सुनकर यूनविन अपने मन में सोचता है ये तो सच में एक टीचर के फॉर्म में आ गया, और उसको ये बताता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, अगर आपको पता है तो आप ही बता दो। हेवनली डीमन बताता है हाईएस्ट रियल्म, जिसका मतलब ये है जिसके अंदर तुम्हारी इनर क्यूआई है, पूरी तरीके से तलवार की मदद से ब्रह्मांड की ऊर्जा से एकजुट होना। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम अपनी इनर क्यूआई की मदद से स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाओगे। यूनविन हेवनली डीमन की बात सुनकर कहता है क्या इनर क्यूआई और ये स्वॉर्ड कंट्रोल करना ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? हेवनली डीमन कहता है इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे पहले इंटेंजिबल स्वॉर्ड रियल्म तक पहुंच के दिखाओ। उसके बाद यूनविन हेवनली डीमन की बात सुनकर हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है और काफी अच्छी तरीके से उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है। उसके बाद वो एक बांस को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े करके हेवनली डीमन को दिखा देता है। ये देखकर हेवनली डीमन बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं था, इस समय जो तुम्हारी इनेंस्ड स्वॉर्ड है वह एक पावरफुल स्वॉर्ड स्वेल को नहीं तोड़ सकती। इसके लिए अपनी इनेंस्ड क्यूआई स्वॉर्ड को एक्सपेंड करो और वे सारी एनर्जी अपने स्वॉर्ड में डाल दो, उसके बाद इस्तेमाल करो स्वॉर्ड को। हेवनली डीमन की बात सुनकर यूनविन अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है अपनी इनेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई को एक्सपेंड कर रहा है। हेवनली डीमन के कहने से यूनविन ठीक ऐसी करता है, वे अपनी इनेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड को एकदम हवा की तरह चलाने लगता है, जिससे जो उसके सामने बांस होती है वे एकदम टुकड़े टुकड़े में कट जाती है। और ये देख के हेवनली डीमन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब ये स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए लायक हो चुका है। फिर कुछ समय बाद यूनविन रेस्ट करते हुए कहता है कि मैं आज काफी ज्यादा थक चुका हूँ। वैसे हेवनली डीमन तुम किस रियल्म तक पहुंच चुके हो? हेवनली डीमन बताता है कि मेरा रियल्म इंटेंजिबल स्वॉर्ड से भी परे है। हेवनली डीमन की ये बात सुनकर यूनविन उठता है और कहता है क्या अभी आपने कहा इंटेंजिबल स्वॉर्ड से भी ज्यादा परे है? इसका मतलब यही है कि इंटेंजिबल स्वॉर्ड रियल्म से ज्यादा कई सारे रियल्म है। हेवनली डीमन बताता है कि एक ऐसा रियल्म है जो इंटेंजिबल रियल्म से भी परे है और वह प्रकृति के एक हिस्से को तुम्हारी स्वॉर्ड क्यूआई में बदल देता है, और उस रियल्म का नाम है नेचर स्वॉर्ड। और नेचर स्वॉर्ड रियल्म का नाम सुनकर यूनविन उसके बारे में पूछता है। हेवनली डीमन नेचर स्वॉर्ड रियल्म के बारे में बताता है कि तुम चाहो तो बारिश के पानी को स्वॉर्ड क्यूआई में बदल सकते हो और सैकड़ों हजार सेना को एक ही पल में नष्ट भी कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो हवा और बिजली जैसी नेचुरल चीज को भी स्वॉर्ड क्यूआई में बदल सकते हो। यूनविन कह रहा है क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? हेवनली डीमन बोलता है कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है। यूनविन उससे और रियल्म के बारे में पूछता है तो हेवनली डीमन कहता है कि मैं इसके बारे में अच्छे से नहीं जानता, तो इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यूनविन गिनने लगता है कि इंटेंजिबल स्वॉर्ड हो गया, नेचर स्वॉर्ड हो गया, कि इसका मतलब हो सकता है कि वो भी हो। तभी हेवनली डीमन कहता है कि यूनिवर्स स्वॉर्ड, हाँ ये भी रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक तुम उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित ना कर लो। यूनविन कहता है कि तुम किस लोगों के बारे में बात कर रहे हो, क्या वो कोई मार्शल आर्टिस्ट है? तभी हेवनली डीमन हंसते हुए बताता है कि नहीं, वे लोग म्यूजियम के अंदर नहीं आते। अब अगले सीन में हम हेनतेन को देखते हैं जो कि यूनविन को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि आप हमारे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के सभी कुक्स पर भरोसा कर सकते हैं, वे किसी रेस्टोरेंट के खाने से भी अच्छा खाना बना लेते हैं। और हेनतेन की ये बात सुनकर यूनविन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह अपने मन ही मन कह रहा होता है ना जाने इसने रेस्टोरेंट की बात बोलकर मुझे गुस्सा क्यों दिला दिया। तभी हेवनली डीमन यूनविन से कहता है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, हम दोनों को एक होना ही पड़ेगा। हेनतेन का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद यूनविन पवेलियन से बाहर आ जाता है और अपने मन ही मन सोचते हुए जा रहा होता है। मुझे लग ही रहा था कि नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के लीडर आज दोपहर के खाने के लिए मुझे इनवाइट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि बिगर गैंग लीडर पुंग चियोनो और वेनरेबल जिगोंग इन दोनों का सपोर्ट मेरे साथ है और वे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मुझसे एक अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे। अब कुछ समय बाद यूनविन हेनतेन के घर आ जाता है और हेनतेन यूनविन से कहता है आज दोपहर के खाने के लिए मैंने ग्रेट वॉरियर वैन यून के लिए काफी अच्छा स्पेशल खाना बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। यूनविन हेनतेन से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे आज दोपहर के खाने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन मैं अपने आसपास देख सकता हूँ कि आपके पास काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, यानी कि आपने अपने घर को काफी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। तभी हेनतेन अपने मन में सोचता है अगर मैं इस बंदे से छुटकारा नहीं पा सकता तो इसके साथ ये अच्छा रिलेशन बनाने का एक अच्छा मौका है। हेनतेन यूनविन से कहता है अगर आप मेरे नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन में रहना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन बना दूंगा, वो भी एकदम नया। उसके बाद यूनविन अपने मन में सोचता है ये एक अच्छा मौका है, मुझे अभी कहना होगा। यूनविन हेनतेन से कहता है कि आपको एक नया पवेलियन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पवेलियन को छोड़ के चले जाओ। फिर हेनतेन यूनविन से कहता है क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए? और वे असल में अपने मन में सोच रहा होता है
ये बस्टर्ड कहीं का मेरे से मेरा डिवाइन पेविलियन छीनना चाहता है। यूनविन हैंतिन से कहता है कि आपको मेरी बात माइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और वे अपने मन में सोचने लगता है कि ये कमीना ऐसी बात करने में माहिर है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। हैंतिन यूनविन से कहता है कि तुम इतने दूर से आकर काफी थक चुके होंगे, चलो आओ अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। उसके बाद जो हैंतिन की सर्वेंट्स है वो वहाँ पर खाना लाती है और टेबल पर परोस देती है। और जब यूनविन इतना सारा चमचमाता हुआ खाना देखता है तो वे अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पे वे जब एम्परर था तो उसको दिन में कम से कम 3 बार ऐसा खाना मिलता था। ये ध्यान रखते हुए कि यहाँ पे इस समय बहुत सारी डिशेस है जिनको मैं अभी पहचान नहीं सकता। ये तो सच है कि मैं एक तरह से एक असाधारण जीवन जी रहा था। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे इस समय अपना काम करना चाहिए। फिर यूनविन हैंतिन से पूछता है क्या ये बात सच है कि आप डिमोनिक पाथ को सब्जुगेट करना चाहते हो। फिर हैंतिन यूनविन को बताता है ये एक ऐसा मामला है जो कि ऑर्थोडॉक्स पाथ के सभी सेक्ट्स के बीच वोटिंग से पहले भी तय हो चुका है। वैसे भी ये वही हो रहा है जो कि जैनगू के सभी लोग चाहते हैं, इसलिए हमारे पास इसको फॉलो करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। फिर यूनविन पूछता है कि तुम इस चीज को कैसे जीतोगे, क्या तुम्हारे पास इसको जीतने के लिए कोई योजना है। हैंतिन कहता है कि ये तो मीरेम एलियंस बनने के बाद ही पता चलेगा, और मुझे लगता है कि मीरेम एलियंस बनने को कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। मुझे इतना तो पता है कि उन बदमाशों का ठिकाना हैंगजो में कहीं है, लेकिन उनकी जो सीक्रेट फोर्स है वह पूरी जगह में बिखरी हुई है, इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही। यूनविन कहता है डिमोनिक पाथ सिंडिकेट को खत्म करने के बाद क्या मीरेम एलियंस टूट जाएगा। और यूनविन की ये बात सुनकर हैंतिन उसको थोड़ा ध्यान से देखने लगता है और उससे कहता है वेल हम इस चीज के बारे में आगे जाके डिसाइड कर सकते हैं। मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि ये एलियंस हमेशा के लिए ऐसे ही बना रहे, क्योंकि मीरियम के शांति के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है। यूनविन अपने मन में सोचता है कि ये मीरियम के शांति के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए कर रहा है। यूनविन कहता है कि नहीं, मुझे तो आपका डिसीजन काफी अच्छा लगा, लेकिन अभी आपको किसी और चीज के बारे में डिस्कस करना है। हैंतिन कहता है कि नहीं, मुझे अभी और चीजों पे डिस्कस नहीं करना, लेकिन हाल ही में मुझे डिमोनिक कल्ट के एक मेंबर के बारे में पता चला है जो कि हाल ही में सामने आया है। और हैंतिन की ये बात सुनकर हेवनली डिमन और यूनविन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और यूनविन हैंतिन से कहता है क्या डिमोनिक कल्ट का एक बंदा सामने आया है। हैंतिन कहता है कि हाँ, उसने खुद को हेवनली डिमन स्क्राइब का बताया है। मुझे सुनने में ये भी मिला है कि उसकी जो मार्शल आर्ट स्किल है वह पुराने हेवनली डिमोनिक कल्ट की जैसी है। यूनविन हंसते हुए कहता है ओह अच्छा ऐसा है, फिर तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। और असल में वे अपने मन में सोच रहा होता है अरे बेवकूफ, वो मैं ही हूँ। हैंतिन कहता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के बारे में कई सारी अफवाहें मुझे सुनने में मिली है, लेकिन अब वो सब कुछ किसी काम के नहीं, क्योंकि वो अब सब कुछ नष्ट होने वाला है। और जो हमारा हेवनली डिमन है वह हैंतिन की बातों को काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। इस चीज को यूनविन भी नोटिस कर लेता है। वह हेवनली डिमन से पूछता है आखिर तुम इतने शांत क्यों हो। लेकिन जो हेवनली डिमन है वह यूनविन की बातों का जवाब नहीं देता और हैंतिन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है। हैंतिन यूनविन से कहता है कि अब बताओ ग्रेट वॉरियर, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। क्या तुम हमारी मीरियम के लिए जस्टिस करने को तैयार हो। और हमारा मीरियम एलियंस जल्दी ही बनने वाला है और हमें तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो पोजीशन देने के लिए वादा करता हूँ जो मीरियम एलियंस के 1000 लोगों से ऊपर आती है। हैंतिन की बात सुनकर यूनविन अपने मन में सोचता है ये पहले से ही खुद को मीरियम एलियंस का लीडर बता रहा है, पक्का ये मेरा इस्तेमाल बिल्कुल एक प्यादे की तरह करेगा। यूनविन हैंतिन से कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरे जैसे अनएक्सपीरियंस लड़के को एक बड़ी पोजीशन देने का वादा कर रहे हो, लेकिन इस चीज के बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा। और जो हैंतिन होता है वह अपने मन में सोचता है आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इसका ध्यान मीरियम एलियंस पर जाए। फिर हैंतिन कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, लेकिन आप इतना जान लो कि आपको लेकर मेरे मन में काफी ज्यादा इज्जत है ग्रेट वॉरियर। फिर वह चुटकी बजाकर किसी को बुलाता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे के अंदर एक लड़की आती है जिसको हम देखते हैं तो वो जूलन होती है। जूलन हैंतिन से पूछती है कि आपने मुझे किस लिए बुलाया था पिताजी। और जूलन को देखकर यूनविन एकदम हक्का बक्का हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है आखिर ये बस्टर्ड क्या करने की सोच रहा है। हैंतिन अपनी बेटी से कहता है आखिर तुम क्या कर रही है जूलन, तुम्हें दिखता नहीं है घर के अंदर कोई मेहमान आया है, उसका स्वागत तो करो जरा। तभी जो जूलन होती है वह यूनविन की तरफ देखते हुए उसको पहचान जाती है और अपने मन में सोचती है ये तो वही शख्स है जिससे मैं कल रात को मिली थी, और उसको अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है डूबू जूलन। और यूनविन भी अपनी चेयर से खड़ा होते हुए सोचता है अच्छा तो इस बस्टर्ड का ये प्लान है। वह जूलन से कहता है मेरा नाम है जेड फेस डिवाइन ड्रैगन ग्रेट वॉरियर वेन्यून, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी है। और हैंतिन जो है अपनी बेटी और यूनविन को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वह अपनी बेटी को अपने पास बिठाकर यूनविन से कहता है तो ग्रेट वॉरियर वेन्यून, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है।
मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये मेरी बेटी है, लेकिन आगे जाके तुम्हें कभी ना तो कभी शादी करनी ही है। फिर यूनविन अपने मन में सोचने लगता है कि ये स्कैरी बस्टर्ड ना जाने कितने लोगों से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बोल चुका है। यूनविन कहता है, जब से मैंने जियांगू के अंदर कदम रखा है मैं कई सारी खूबसूरत लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन सभी लड़कियों की खूबसूरता लेडी सुलन के सामने कुछ भी नहीं। और यूनविन की ये बात सुनकर जुलिन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी यूनविन साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक से जुलिन से कहता है, तुम्हें याद है ना कि आज रात को हम क्या करने वाले हैं। हैंतिन यूनविन की बात सुनकर कहता है कि मेरी बेटी 19 साल की हो चुकी है और मुझे इसकी जल्दी ही शादी करनी है, लेकिन मैं उसे किसी ऐसे के पास कैसे भेज सकता हूँ। हालांकि जब बात आती है ग्रेट वॉरियर वैन यून की तो मेरे विचार थोड़े बहुत बदल जाते हैं। यूनविन हैंतिन से कहता है, हालांकि जब आपने मुझ पर इतना ध्यान दे ही दिया है तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और जो हैंतिन होता है वह अपने मन में सोचता है, ये यूनविन भी बाकी आदमियों की तरह निकला। यूनविन अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मुझे जल्दी ही जाना होगा। और जो हैंतिन होता है, अगर मैंने तुम्हारा ज्यादा समय ले लिया हो तो मुझे इसके लिए माफ करना। यूनविन जुलिन के पास आते हुए कहता है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा यंग लेडी, और गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जुलिन हैंतिन को यूनविन के बारे में कुछ बताती है। तभी हैंतिन उसकी बात काटकर उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, अगली स्प्रिंग को तुम्हारी शादी है। जुलिन पूछती है आखिर उसकी शादी किसके साथ है, तो हैंतिन बताता है कि क्या मैंने तुमको नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी सॉर्दर्न ब्लेड कॉलिशन के लीडर के साथ है। जुलिन कहते हैं, लेकिन पिताजी आपने तो उससे कहा था। तभी हैंतिन चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ बस वही करो और यहाँ से बाहर निकलो। हैंतिन की डांट सुनकर जुलिन काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब अगली सीन में हमें पवेलियन के बाहर का दिखाते हैं, जहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा होता है और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या ये फेस्टिवल पूरी रात चलने वाला है। और दूसरा शख्स कहता है कि एसोसिएशन के लीडर ने यही कहा था कि ये फेस्टिवल कल तक चलेगा, क्योंकि डिमोनिक पाथ को सब्जुगेट करने का मिशन जारी हो चुका है। कुछ समय बाद यूनविन भी वाटर फायर डॉबे तक पहुंच जाता है और अब हमें उसके अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हुआनसा सुलन से बात कर रही होती है, क्या मिस लेडी आप तैयार हो। और सुलन उसको हाँ में जवाब देती है। फिर हुआनसा कहती है, मुझे पता है कि आपने इस पर विचार किया है, लेकिन मुझे हैरानी है क्या हमें वैन्यून नाम के उस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि जब आप यहाँ पर नहीं होंगी तो पूरे काइफेंग शहर में पूरा बवाल मच जाएगा। सुलन हुआनसा से कहती है कि हुआनसा मुझे पता है कि तुम किस बारे में चिंता कर रही हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर खड़ा यूनविन उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और अपने मन में सोचता है, इसने मुझे उस रात को पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो बोला अब ये टेंशन क्यों ले रही है। हेवनली डीमन यूनविन से कहता है कि इससे पहले सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाए, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यूनविन अपने मन में हेवनली डीमन से कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं एक आदमी हूँ और मैंने इससे वादा किया है। तभी सुलन कहती है कि आखिर वे अब तक आया कि नहीं। और हुआनसा सुलन से कहती है, मुझे लगता है कि वे ऐसे ही सेकी खो रहा था और गार्ड्स को देखकर वह यहाँ से भाग गया। अचानक से यूनविन हुआनसा के पीछे आता और उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। और यूनविन को अपने अचानक से पास आता देख हुआनसा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, ये बंदा मेरे इतने पास आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। हुआनसा को देखकर यूनविन कहता है कि ये आंखें तो मैंने कहीं देखी है, क्या तुम वही व्यक्ति हो जो एक काले घोड़े के ऊपर चढ़ के पागलों की तरह सड़क पे हंगामा मचा रहा था। और यूनविन को देखकर हुआनसा कहती है, तुम तो वही पागल हो जो मेरे घोड़े के सामने आ रहा था। यूनविन हुआनसा से कहता है, क्या पागल का मतलब क्या है, तुम वही हो ना जो अपने पागल घोड़े के ऊपर चढ़ के पागलपंती मचा रहा था। तभी हुआनसा अपना दुपट्टा निकालते हुए कहती है कि मैं अपनी लेडी को तुम जैसे व्यक्ति के पास नहीं छोड़ सकती जिसके अंदर कॉमन सेंस नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। और जो हमारा यूनविन है हुआनसा की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम आखिर क्या कर रही हो, तुमने आखिर अपना मास्क क्यों हटाया। और हुआनसा को भी पता चल जाता है कि यूनविन इसको साफ इग्नोर मार रहा है। यूनविन सुलन के पास आकर कहता है, लेडी क्या तुम तैयार हो। और सुलन कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, बस 1 मिनट रुको। जब सुलन वापस आती है तो यूनविन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यंग लेडी आखिर इस बंडल में क्या है। और अब हम देखते हैं कि सुलन अपने साथ एक बंडल को लाई होती है और उसको बताते हैं कि इसके अंदर थोड़े बहुत कपड़े और कुछ जेवलर्स है और कुछ ऐसा सामान जो मेरे आगे जाके काम आ सकता है। लेकिन यूनविन सुलन के हाथ से वह सारा सामान ले लेता है और कहता है कि हमें इन सब सामान की जरूरत नहीं है। तभी हुआनसा सुलन और यूनविन के पास आ जाती है और यूनविन हुआनसा से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। हुआनसा कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल साथ चलूंगी। यूनविन सुलन से कहता है, क्या इसको भी हमारे साथ जाने की जरूरत है। सुलन कहते हैं कि हुआनसा मेरे काफी करीब है और मेरी काफी अच्छी दोस्त, क्या उसको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। यूनविन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर तुम इसको अपने साथ लेकर जाना चाहती हो, अगर ये किसी भी सिचुएशन में फंस गई तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। हुआनसा कहते हैं कि मैं खुद की मदद कर लूंगी,
बस तुमने जो वादा किया था तुम बस वो निभाओ। फिर युनविन उसकी बात को इग्नोर मारकर सुलिन से बात करने लगता है। फिर हुआनसा अपने मन में सोचने लगती है कि ये मुझे बिना पता चले मेरे अचानक से पीछे आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, भले ही ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये काफी ज्यादा एनोइंग है। तभी हुआनसा युनविन से कहती है, मिस्टर मेरी बात सुनो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम बिना किसी प्लान के यहाँ से बाहर निकलने की नहीं सोच रहे हो। युनविन कहता है कि तुम किस प्लान के बारे में बात कर रही हो, मैंने अब तक कोई प्लान नहीं बनाया, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम ऐसे ही जाएंगे। हुआनसा कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी बात को तो अलग रखो, लेकिन जो मेरी लेडी है वह कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं जानती, तो वह भला यहाँ से कैसे निकलेगी। युनविन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं चाहूँ तो इसको कभी भी कहीं से उठा सकता हूँ और कहीं भी छोड़ सकता हूँ। युनविन की बात सुनकर हुआनसा कहती है कि भले ही ये तुम क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी लेडी को पकड़कर वाटरफायर अडोबे के आसपास नहीं भाग सकते। हुआनसा की ये बात सुनकर युनविन जूलन को अपने पास बुलाता है और उसको पकड़ के अपने पास लाके उसके फेस को काफी ध्यान से देखने लगता है। जूलन युनविन से पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, और जो हमारे युनविन है हेवनली डिमन की तरफ देखते हुए कहता है, हेवनली डिमन क्या तुम्हें लगता है ये कि काम करेगा? हेवनली डिमन कहता है, हाँ ये बिल्कुल काम करेगा, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ 15 मिनट तक चलेगा, तो तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। युनविन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे लिए 15 मिनट काफी है। फिर वे हुआनसा और जूलन से कहता है कि तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। और जो हुआनसा होती है इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वे मेरी लेडी के पास आकर इतना प्यार से बात कर रहा है। और जो सुलन है वह अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे युनविन के अंदर कोई बुराई नहीं दिख रही। उसके बाद युनविन अपना प्लान बताना शुरू करता है कि सबसे पहले मैं मिस सुलेन का फेस को किसी और के जैसे फेस की तरह बना दूंगा। फिर मिस सुलेन हुआनसा के साथ काफी आराम से जा सकती है, और जब तुम दोनों वाटरफायर अडोबे के बाहर आ जाओ तो मैं मिस सुलेन को लेके यहाँ से उड़न छू हो जाऊंगा। और वैसे भी आज तो एक फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल की वजह से आज का पहराव काफी ज्यादा खतरनाक बनेगा। जूलन पूछती है, क्या तुम सच में मेरा चेहरा चेंज कर सकते हो? युनविन कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं तुम्हारा चेहरा चेंज कर सकता हूँ। जूलन युनविन से कहते हैं कि मुझे अपना चेहरा चेंज नहीं करना। युनविन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा वापस ठीक हो जाएगा 15 मिनट के बाद। हुआनसा युनविन से पूछती है, क्या तुम ट्रांसफिगरेशन आर्ट का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे? युनविन कहता है कि हाँ मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हुआनसा कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मिस लेडी को बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती। युनविन कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुमने ये मुझे बताया था, तुम जाके फटाफट से एक मेड को लेकर आओ वाटरफायर अडोबे के अंदर। कुछ समय बाद हुआनसा एक मेड को ले आते हैं जिसका नाम ग्यू यांग होता है। वह उससे पूछती है कि आखिर उसने उसको क्यों उठाया। हुआनसा कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी, बस तुम थोड़ी देर के लिए खड़ी रह सकती हो। और युनविन हेवनली डिमोनिक हिडन आर्ट का इस्तेमाल करके वहाँ से छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है, खासकर ग्यू यांग को। हुआनसा अपने मन में सोचने लगती है क्या ये सच में ये टेक्निक काम करने वाली है। तभी युनविन उसको साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक से कहता है कि हाँ मैंने अब इसका अच्छे से चेहरा देख लिया है, अब तुम इसको यहाँ से जाने के लिए बोल सकती हो। फिर हुआनसा ग्यू यांग से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ग्यू यांग वहाँ से जाते हुए हुआनसा की तरफ देखते हुए सोचती है कि आखिर लेडी हुआनसा को क्या हो गया, वह काफी अजीब व्यवहार कर रही है। कुछ समय बाद युनविन सुलेन को एक कुर्सी पे बिठा देता है और ट्रांसफिगरेशन आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है, और वह अपने हाथ को चार्ज करके सुलेन के कान पे और पूरे फेस में फैलाने लगता है। और जो हुआनसा होती है उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सुलेन का चेहरा एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ग्यू यांग की तरह। फिर युनविन कहता है कि हुआनसा हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी से मिस सुलेन। कुछ समय बाद हुआनसा और ग्यू यांग के फेस में सुलेन वे लोग अडोबे के बाहर जा रहे होते हैं, और हुआनसा बार बार सुलेन से पूछ रही होती है क्या आप सही तो हो। हुआनसा कहती है कि मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है माय लेडी, क्या आप उस पर इतनी आसानी से भरोसा कर रही हो। सुलेन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति है अगर वे किसी शख्स को हरा नहीं सकते तो वे इससे अपना फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वे उस पर अपना काबू भी बना ले। वे एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और उन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। जब तक मैं नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन से बाहर न चली जाऊं तब तक मैं किसी से भी मदद मांगने को तैयार हूँ। वे अडोबे से बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी दो लोग झील से बाहर निकलते हैं और हुआनसा के सामने बैठ जाते हैं। एक शख्स हुआनसा से पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। हुआनसा कहते हैं कि मुझे कहीं जाना है, मेरे सामने से हट जाओ, ये यंग लेडी का ऑर्डर है। वह शख्स कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आधी रात को यहाँ से आना जाना सख्त मना है। हुआनसा कहती है अच्छा तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे, यानी कि तुम यंग लेडी के ऑर्डर्स को अनफॉलो कर रहे हो। वह कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें रूल्स बता रहा था, तुम यहाँ से जा सकती हो। हुआनसा जूलन से कहती है कि ग्यू यांग अब हम यहाँ से चल रहे हैं, और ग्यू यांग के फेस में जूलन हाँ कहती है।
उन दोनों को जाते देख वे दोनों बात करने लगते हैं, क्या ग्यूयांग हमेशा यहाँ पे काम करती रहती है? और दूसरा शख्स कहता है कि बकवास करना बंद करो, अब जल्दी से अपनी शिफ्ट बदलो। हुआनसा वाटर फायर एडोबे के बाहर आ जाती है और यूनविन उसको साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक से कहता है कि 2 पेड़ों के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है, उधर आ जाओ। हुआनसा उस पेड़ की तरफ आ जाती है और यूनविन से कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई, बता तुम हो कहाँ पे। तभी वहाँ पर यूनविन आता है और सुलेन को पकड़ लेता है, यानी कि गोदी में उठा लेता है और हुआनसा से कहता है कि जितना तेज हो सके मेरा पीछा करना। और ये कहकर वह सुपरमैन की तरह वहाँ से उड़ जाता है और हुआनसा यूनविन की स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। अब हम यूनविन और सुलेन को देखते हैं, जो कि सुलेन वापस अपने फेस पर आ चुकी होती है और यूनविन की तरफ देखते हुए सोचती है कि इससे तो काफी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर यूनविन सुलेन से पूछता है कि आखिर आप कहाँ जाना चाहती हो? सुलेन कहती कि मुझे बिगर गैंग के हेडक्वार्टर जाना है। यूनविन कहता है क्या बिगर गैंग का हेडक्वार्टर, यानी कि आप गाउंडी टेम्पल की बात कर रही हो? सुलेन कहती है कि हाँ, मेरा बिगर गैंग के लीडर के साथ एक कनेक्शन है, इसलिए मुझे उधर जाना है। यूनविन कहता है चलो ठीक है, अब मैं समझ गया, अब मैं आपको वहाँ तक जल्द से जल्द पहुँचाऊंगा। और वह और भी ज्यादा अपनी स्पीड को दुगनी कर देता है और गाउंडी टेम्पल तक पहुँच जाता है। और जो जुलन है वह यूनविन की इस धमाकेदार एंट्री को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही में वहाँ पे हुआनसा भी आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, माय यंग लेडी आप ठीक तो हो, क्या हो गया आपको? और हुआनसा हपहपाते हुए अपने मन में सोचने लगती है, इस बस्टर्ड की स्पीड तो इतनी ज्यादा तेज है कि मैं इसको देख भी नहीं पा रही थी, ना जाने में जैसे तैसे करके बस यहाँ से आ गई। फिर यूनविन उन दोनों को साथ में खड़ा कर देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं वापस जा रहा हूँ बैंक्वेट हॉल में। जुलन और हुआनसा यूनविन को समझाने लगते हैं, क्या तुम वापस बैंक्वेट हॉल में जा रहे हो? अगर तुम वापस जाओगे तो वो लोग तुम पे शक करेंगे। यूनविन उन दोनों से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, वे लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं इतने कम समय में तुम लोगों को यहाँ पे ले आऊंगा। तुम्हें बिगर गैंग के लीडर के पास जाके बस इतना ही कहना है कि जेड फेस डिवाइन ड्रैगन ने तुम दोनों को यहाँ पर भेजा है, और वैसे भी तुम्हारा तो उनसे पहले से ही कनेक्शन है, तो फिर तुम उनसे बातचीत कर लोगी अपने रहने के लिए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, और हाँ एक बात याद रखना कि तुम दोनों को अच्छी से छिपना है जब तक मैं यहाँ तक ना आ जाऊँ। उसके बाद यूनविन सुपरमैन की तरह वहाँ से चले जाता है और जाते हुए कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि एलियंस के लीडर क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कि वे एक बहुत बड़े सदमे में आने वाले हैं। अब अगले सीन में हम डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के बाहर का फेस्टिवल देखते हैं, जहाँ पे हमारे हीरो ने गटका रखी होती है और वे चिल्लाते हुए कहता है, ग्रेट वॉरियर वैन यून, आखिर आप इस समय क्या कर रहे हो? क्या आप भूल गए कि हम तीनों ने साथ में पीने का निर्णय लिया था? आखिर आप अचानक से कहाँ गायब हो गए? हम तो ढूंढ ढूंढ के परेशान। यूनविन उन दोनों से कहता है कि अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम लोगों ने शायद कुछ जल्दी ही लगा लिया है, चलो अब शुरू करते हैं। फिर यूनविन उन दोनों के साथ चीयर्स मारकर बोतल खाली करने लगता है, और जो एऑन होती है यूनविन को नशे में देखकर उसका फायदा उठाने के लिए उसके पास आ जाती है, और वे दोनों भाई जोर जोर से चिल्लाते हुए हंस रहे होते हैं। फिर यूनविन अपने मन में सोचता है, जितना हो सके मुझे उतने लोगों के साथ हंसते हुए बात करना चाहिए, आगे जाके ये लोग मेरी बेगुनाही का सबूत बनेंगे। पैंग यूनविन से कहता है, ग्रेट वॉरियर वैन, क्या आप जानते हो न केवल आप शराब पीने में अच्छे हो और आप एक अच्छे योद्धा भी हो। ऐसा क्या चीज है जो आप नहीं कर सकते इस दुनिया में? क्या आपको पता है जब आपने फर्स्ट टाइम मुझसे झूठ बोला था तो मैं आपसे उस टाइम के बाद नफरत करने लगा था। ना आप केवल शराब पीने में अच्छे हो, आप एक ग्रेट वॉरियर भी हो। इसी कारण की वजह से आप मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। मुझे लगता है कि मैं काफी किस्मत वाला शख्स हूँ जो मैं आप जैसे व्यक्ति से मिला। यूनविन पैंग से कहता है कि मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब मैं आपसे मिला था तो मुझे आप दोस्त की तरह लग रहे थे। फिर पैंग एक बच्ची की तरह यूनविन को गले लगाने लगता है। हीग्रुंग यूनविन से कहता है कि ग्रेट वॉरियर वैन यून, कल का आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है तो आप हमारे 5 क्लैन लीग में आकर विजिट कर सकते हो। यूनविन हीग्रुंग से कहता है कि मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे माफ करना, मैं किसी और दिन जरूर चलूंगा। फिर वे तीनों चीयर्स करते हुए कहते हैं कि ये गिलास हमारी विदाई के नाम पे। अब अगला सीन हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पे डुगू हैंतेन अपने गार्ड्स पे चिल्ला रहा होता है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ गायब हो गई, जल्दी से उस कमीनी को ढूंढो। और जो ह्यूनचुंग होता है वह हैंतेन से कहता है कि हमारे ख्याल से कि मिस सुलन को किसी ने किडनैप किया है। वैसे जो वाटर फायर एडोबे हैं उसके अंदर जाना एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे ख्याल से कि उसके अंदर कोई घुसा और बिना अपने निशान छोड़े वहाँ से चला गया। और जब मैंने गार्ड से पूछताछ करी तो उन लोगों ने मुझसे बचाया था कि हुआनसा नाम की एक व्यक्ति और ग्यूमयान नाम की मेड, वे दोनों वाटर फायर डोबे के बाहर जा रही थी। और जब हम उस मेड से पूछताछ करने के लिए गए तो उसने हमें ये बताया कि वे हुआनसा के साथ तो थी लेकिन उसके साथ बाहर तो नहीं गई थी। फिर हैंतियन कहता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है किसी ने अपनी फेस बदलने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके सुलन को किडनैप कर लिया। ह्यूनचुंग कहता है कि नहीं एसोसिएशन लीडर, मेरे ख्याल से किसी ने ट्रांसफिगरेशन आर्ट का इस्तेमाल किया है।
और ट्रांसफिगरेशन आर्ट का नाम सुन के हैंतिन एकदम शॉक्ड हो जाता है। और देखा जाए तो मिस सुलन को तो बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती। आप मानो या ना मानो, हुआनसा के अलावा एक और तीसरा बंदा है जो इस मामले में इन्वॉल्व है। हैंतिन कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हुआनसा इतनी कैपेबल नहीं है जो ट्रांसफिगरेशन आर्ट का इस्तेमाल कर ले। हिमचिंग कहता है कि इस मार्शल आर्ट्स को तो कोई एक्सपर्ट लेवल का ही कर सकता है। अगर देखा जाए तो सभी मेजर क्लैंस के लीडर और मेजर फैक्शंस के सभी लोग नशे में बिल्कुल धुत थे, तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में उन लोगों का कोई हाथ होगा। हैंतिन कहता है कि इस मामले को काफी केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करो और जिस पर भी तुम्हें शक है, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कोई भी हो, उस पर अपनी नजर बना के रखो। मुझे किसी भी हालत में वह शख्स चाहिए। अब अगली सीन में हम एक अंधेरी सी जगह देखते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत मोमबत्ती जली होती है और उस जगह एक नकाब पहनकर एक शख्स अंदर जा रहा होता है। वह गेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मैं हूँ, जल्दी से गेट खोलो। और उसके कहने से गेट खुल जाता है। अब हम देखते हैं कि उस शख्स के सामने एक हट्टा कट्टा पहलवान खड़ा होता है। वह उस पहलवान से पूछता है कि आखिर वह जिंदा है। वह पहलवान बताता है कि यस सर, वह जिंदा तो है लेकिन वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। मैं चाहे उसको कितना भी टॉर्चर कर लूं, लेकिन वह कमीना अपना मुंह नहीं खोल रहा। फिर वह नकाब वाला शख्स कहता है कि उसके पोते का क्या हुआ। वह बताता है कि वो तो उससे भी ज्यादा जिद्दी है। फिर वह नकाब पहना शख्स कहता है कि मुझे उस जगह पे लेके चलो। और अब हम वह जगह देखते हैं जहाँ पे उस शख्स को रखा जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी और खून के निशान बने होते हैं और खून के निशान के ठीक ऊपर उस शख्स को बांधा गया होता है। वह आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे मारना पड़ेगा, तू और तेरा पोता दोनों ही काफी ज्यादा जिद्दी हो। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कल रात को तुम्हारी पोती भाग गई है? और ये बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगता है। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी पोती के आसपास कोई हेल्पर है जिसने उसको वहाँ से निकाला है? मुझे नहीं लगता कि हुआनसा के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी जो कि मेरे चंगुल से उसको निकाल ले। फिर हमें पता चलता है कि वह शख्स और कोई नहीं, हिडन ड्रैगन एम्परर डुगू जेन है। वह उससे कहता है कि भाड़ में जा बस्टर्ड, मैं तेरे को कुछ नहीं बताने वाला। वह नकाब वाला शख्स कहता है कि मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, तुम्हारा बेटा पहले से ही मर चुका है और जो तुम्हारा पोता है उसकी हालत भी मौत से बदतर नहीं है। और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे परिवार के अंदर सिर्फ वो कुतिया बची है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में बताकर उसको भी बचा लेना चाहिए? डोगू जैन कहते हैं कि यही उसकी किस्मत है। तुम चाहे उसको डराओ, मारो या पीटो, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो उसका भाग्य है तुम उसको नहीं बदल सकते। वह शख्स मुस्कुराते हुए डोगू जैन से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। असल में डिमोनिक पाथ को सबजुगेट करना ये तो सिर्फ एक बहाना है। नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन जल्द ही पूरे जैंगो को खून की नदी में डुबो देगा और नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन जल्दी ही बुरे कामों के लिए जानी जाएगी। डोगुजेन कहते हैं, अबे बस्टर्ड, ये सब करने के बाद क्या तू ठीक भी रहेगा? वह शख्स कहता है, क्या मैं ठीक भी रहूंगा? क्या तुम एब्सोल्यूट स्वॉर्ड क्लचर के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने तुम्हारी फैमिली में आकर अच्छी तरीके से जांच ले ली है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी एब्सोल्यूट स्वॉर्ड क्लचर नहीं है। वैसे तुम्हारे और तुम्हारे पोते के मरने के बाद ये पूरी जगह दफना दी जाएगी और तुम्हारी फैमिली का कोई भी वजूद नहीं रहेगा। डोगुजेन उससे कहते हैं, अबे बस्टर्ड, तू पक्का किसी भी हालत में मर के रहेगा। वह शख्स डोगुजेन की बात सुनकर कहता है, क्या मैं मर के रहूंगा? शांत हो जाओ डोगुजेन, शांत हो जाओ, तुम्हें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। वैसे तो वो पहले ही मर चुका है, लेकिन एक बार तब भी देख कर बताओ, क्या ये तुम्हारे बेटे का चेहरा नहीं है? और अब हम देखते हैं कि वह शख्स और कोई नहीं हैंतियन होता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स फेस्टिवल्स के एंट्रेंस गेट को बंद कर देते हैं और ये देखकर आसपास की सारी पब्लिक उन लोगों पे भड़क रही होती है। लेकिन वह लोग बिना किसी चिंता के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि कल रात 11 बजे कौन शख्स लापता था और जिन जिन लोगों पर उनका शक जा रहा था वह उन सभी का नाम लिखने लगते हैं। और अब बारी आती उस भीड़ में खड़े हमारे युनविन की। वह शख्स युनविन से पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? युनविन कहता है, क्या सच में मुझे ये बताना होगा? वह शख्स कहता है कि हाँ, तू ही बताएगा और किसी से मैंने पूछा नहीं है। जल्दी बता कि आखिर तू क्या कर रहा था कल रात को। अगर तेरे को पता हो या ना हो, मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस मामला चल रहा है। अगर हमें पता चला कि तूने जरा सी भी गड़बड़ी करी है, फिर तो तू देख, तू हमारे हाथों से बच के दिखा। युनविन कहता है कि कल रात के फेस्टिवल के बाद मैं पहले से ही काफी ज्यादा थक चुका हूँ और तुम लोग मुझ पे ऐसे आरोप लगा रहे हो जैसे कि मैं कोई अपराधी हूँ। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि कल रात को मैं क्या कर रहा था, तो तुम्हें एलियंस के लीडर को यहाँ पे बुलाना होगा। जल्दी जाओ कमीनो।
फिर वह बंदा यूनविन पे चिल्लाने लगता है, अबे बस्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर का नाम लेने की, चल अभी के अभी अपने घुटने टेक कर माफी मांग। यूनविन कहता है, क्या घुटने टेक कर माफी मांगना? ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों के अंदर इतना ही घमंड आ रहा है तो आओ आजमा के देख लो। हेवनली डेमन यूनविन से कहता है, एक तो तुम उसकी लड़की को भगा के ले गए और यहाँ पर आकर उसके चेलों से लड़ाई कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ से भाग जाता। यूनविन कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मेरे पास एक अच्छा प्लान है, क्योंकि देखने से तो ये लगता है कि ये लोग सबसे पहले गलती करने वाले हैं। तभी जो शख्स यूनविन से बहस कर रहा होता है वह तभी साइड हो जाता है। फिर यूनविन के सामने एक शख्स आ जाता है जो कि ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के दिन उसको अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। वह यूनविन से कहता है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे एसोसिएशन के लीडर का अपने मुंह से नाम लेने की? क्या वह तुम्हारे कोई दोस्त लगते हैं? यूनविन उससे कहता है, अच्छा ये तुम हो जिसने मुझे पहले अपने साथ चलने के लिए बोला था? खैर छोड़ो इस बात को। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हारे एसोसिएशन के लीडर का नाम मैं अपने मुंह से क्यों ले रहा हूँ, तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? वह शख्स यूनविन को बताता है कि मेरा नाम है योन सोमू, मैं नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के हेवनली स्वॉर्ड हॉल के सभी 100 बंदों को कमांड करता हूँ। मैंने तो अब तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, अब ये तुम्हारी बारी है हमारे सवाल का जवाब देने की। यूनविन उससे कहता है, सीरियसली? मैंने अभी तो तुम बस्टर्ड्स को समझाया था कि जाके अपने नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के लीडर को बुलाओ, मैं उसी को अपने सवाल का जवाब दूंगा। यूनविन का यह जवाब सुनकर योन सोमू का एकदम दिमाग सनक जाता है और वह अपनी स्वॉर्ड निकालकर यूनविन पे अटैक कर देता है। लेकिन जो यूनविन है उसकी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो ये हेवनली स्वॉर्ड हॉल की स्वॉर्ड है, देखो तो जरा ये कितनी स्लो है। उसके बाद वह एकदम से यूनविन से अपनी स्वॉर्ड छीनकर यूनविन पे दूसरा अटैक करता है, लेकिन यूनविन काफी आसानी से उसको भी डॉज कर लेता है। फिर यूनविन उस पे एक जोरदार घुसा मारता है जिससे वे दूर जाके गिरने लगता है। हेवनली डेमन यूनविन से पूछता है, आखिर तुम अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? यूनविन कहता है, इन बस्टर्ड को हराने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यूनविन उसके पास आकर हुइनेंग की अनब्रेकेबल मून स्कल्पटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर जो योन सामू का चेहरा है उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि उसको सिर्फ एक ही चांटा पड़ा है, लेकिन वह एक ही चांटा 1000 चांटों के बराबर है। फिर यूनविन उसको एक लात मारकर जमीन पे धूल चटा देता है और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर योन सामू एकदम गिड़गिड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगता है। यूनविन उससे बोलता है, क्या तुम्हारी स्वॉर्ड्स में बस इतना ही दम था? अच्छा खैर छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम करने क्या वाले हो? यान सामू उठते हुए यूनविन को गंदी गंदी गाली देने लगता है कि अबे बस्टर्ड, मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ की। तभी उसको एक जोरदार लात पड़ती है। जिसने यान सैमू को लात मारी होती है उसको देखकर यूनविन एकदम शॉक्ड हो जाता है और वह यूनविन से कहता है कि मेरे चेलों में बात करने की तमीज नहीं है, जरा इन लोगों को माफ कर दीजिए। वैसे तो आपका बहुत बड़ा दिल है और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरे छोटे मोटे चेलों को माफ कर दोगे, है ना ग्रेट वॉरियर? अब अगले सीन में हम यूनविन को देखते हैं जो कि सुपरमैन की तरह उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है और हैंतिन की बातें याद करने लगता है जो उस पल उसकी बात हुई थी और जिस पल उसका हैंतिन से सामना हुआ। इस बात का लाख लाख शुक्र है कि वह इस मामले से बच के निकल गया। लेकिन तब भी यूनविन को इस बात से तो नफरत हो ही रही थी कि हैंतिन अपनी चेलों से कैसा बिहेव करता है। उसके बाद यूनविन काफी गुस्से में एक जगह जाके उतर जाता है और हेवनली डीमन यूनविन से पूछने लगता है कि आखिर क्या बात है हेवन डिस्ट्रॉयर, मुझे लगता है कि तुम्हारा मूड काफी ज्यादा खराब है। यूनविन हेवनली डीमन से कहता है कि जितना मैं उस बस्टर्ड डोगो हैंतिन के बारे में सोच रहा हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वे पावर को पाने के लिए अपनी बेटी की शादी का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि वे अपने सभी चेलों को एक कुत्ते की तरह ही देखता है। छी, कितना घटिया शख्स है ये। बात तो यह है कि इस तरह का व्यक्ति मीरिंग की 4 शक्तियों में से सबसे ऊपर माना जाता है। ना जाने ये कैसी दुनिया है। हेवनली डेमन कहता है, बस तुम मुझे ये बात मत बताना कि तुम अचानक से एक न्याय के दूत बनना चाहते हो। रुको रुको रुको, मैं समझ गया, ये सब उस जूलन के कारण है ना? यूनविन कहता है कि क्या मतलब जूलन के कारण, ये तो बस मैं तुम्हें बता ही तो रहा था। हेवनली डेमन कहता है, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं समझ गया। यूनविन हेवनली डेमन और हुइनेंग से कहता है, जब मैं ग्रेट बैंक्वेट हॉल में गया था तो मुझे एक चीज का रियलाइज हुआ कि शायद मुझे भी अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहिए। यूनविन की बात सुनकर हेवनली डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जब मुझे अपना खुद का नाम मिला था तो ये काफी ज्यादा मुश्किल था कि अकेले ही सारी चीजों को मैनेज करना, वो भी छोटी छोटी। वैसे जब मैंने खुद हेवनली डीमन कंट का निर्माण किया तो कुछ लोग थे जो मेरी परेशानियों को हल करने में मदद कर देते। तुम मेरी बात समझ सकते हो ना? यूनविन कहता है, हाँ ये तो ठीक है, जैसे जैसे मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही वह सारे बस्टर्ड लोग मुझसे दूर हो जाएंगे जो मुझसे बात बात पे झगड़ने की कोशिश करते हैं।
हेवनली डीमन बोलता है, अच्छा इन सब बातों को साइड रखो, पहले मुझे ये बताओ, अगर तुम अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हो तो इसके आगे का प्लान क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम 5 क्लैन लीग और शाओलिन टेम्पल से अपना सपोर्ट बनाने के लिए एक प्लान बना रहे हो? येनविन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने ये सुना कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन ऑर्थोडॉक्स पाथ को अपना प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं तो मेरा मन तो अपने आप ही हट गया। अब तुम खुद ही बताओ, अगर मैं ऑर्थोडॉक्स पाथ के आसपास रहूंगा तो मैं भी उनके साथ ही शामिल नहीं होऊंगा? अच्छा तो हेवनली डीमन, मुझे तुमसे एक सवाल और पूछना है, क्या सच में हेवनली डिमोनिक कल्ट इस समय मौजूद होगा? हेवनली डीमन येनविन से कहता है कि हाँ, मुझे तो उसके बारे में नहीं पता। येनविन कहता है, अच्छा मैंने एक चीज जरूर नोटिस करी थी, जब वह डूगू हैंकेन हेवनली डिमोनिक कल्ट को बर्बाद करने की बात कह रहा था तो तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन अजीब ही लेवल तक पहुंच चुका था। हेवनली डीमन जवाब देता है 1700 साल। और हेवनली डीमन का इस बात को सुनकर येनविन एकदम कंफ्यूज होते हुए पूछता है, आखिर तुम अचानक से ऐसी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो? फिर हेवनली डीमन बताता है कि मैं 1700 साल तक हेवनली डिमोनिक कल्ट का लीडर रह चुका हूँ। उसके इस जवाब को सुनकर येनविन एकदम कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या तुम 1700 साल तक लीडर रह चुके हो? फिर तो तुम एक इंसान भी होंगे। हेवनली डीमन कहता है, मैं तुम्हें कई बार अपनी किस्से कहानियां सुना चुका हूँ, यानी कि तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते। खैर छोड़ो इस बात को। जब से मैंने तुम्हारी कहानी को सुना था तो मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं था कि हेवनली डिमोनिक कल्ट गायब हो चुका है। उसके बाद जब मैंने उस बस्टर डूगू हैंतेन की बात को सुना था तो फिर मेरे मन में आया कि शायद तो कहीं ना तो कहीं हेवनली डिमोनिक कल्ट मौजूद हो सकता है। येनविन कहता है, अच्छा तो तुम उस अफवाह के बारे में बात तो नहीं कर रहे जो हेवन डिस्ट्रॉयर यानी कि मेरे बारे में है? हेवनली डीमन कहता है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हें हेवनली डीमन स्क्रैप का हेवन डिस्ट्रॉयर समझ लिया होगा, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आखिर तुम हो कौन। वैसे तो हेवनली डिमोनिक कल्ट लेजेंड्स के अंदर आता है और देखने से तो यही लग रहा है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट को लोग बिना अच्छे से समझे इसके बारे में बात कर रहे हैं और खुल के अफवाह फैलाने लग रहे हैं। हुइनिंग कहता है कि मुझे लगता है कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन यही चाहता था कि अफवाहें तेजी से फैलती रहें, लेकिन अफवाहें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तुम इस बारे में चिंता मत करो। हेवनली डीमन कहता है, फैक्ट यह है कि आज भी हेवनली डिमोनिक कल्ट के बारे में अफवाह फैल रही है। इसका मतलब यह है कि लोगों ने हेवनली डिमोनिक कल्ट से रिलेटेड कुछ ना तो कुछ देखा है, यानी कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के सभी मेंबर्स आज भी मौजूद है। अगर उन लोगों ने मेरी शिक्षा का अच्छे से पालन किया होगा तो वे लोग काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। और जो हमारा येनविन है हेवनली डीमन की बात को काफी ध्यान से और एकदम रोचक तरीके से सुन रहा होता है और कहता है कि चलो अब ठीक है, मैंने अपने मन में ठान लिया, अब मैं हेवनली डिमोनिक कल्ट और इसके अलावा कई सारी चीजों को आज ही ढूंढ निकालूंगा। अब अगली सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे बर्फबारी पड़ रही होती है। येनविन हेवनली डीमन से पूछता है, अच्छा हेवनली डीमन, क्या तुम श्योर हो कि वो लोग यहाँ पे रहते होंगे? हेवनली डीमन कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग यहीं पर होंगे। उसके बाद येनविन अपनी आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। कुछ समय तक अपनी आंखें बंद करने के बाद येनविन अपनी आंखें अचानक से खोलता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की मौजूदगी महसूस हुई है, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बर्फ है, मैं उन लोगों को कैसे ढूंढूंगा? तभी येनविन के दिमाग में बत्ती जलती है और वह कहता है, रुको, बर्फ, मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोचा? हेवनली डीमन पूछता है कि आखिर तुम्हारा सोचने से क्या मतलब है? और हमारा हुइनेंग उससे कहता है कि शायद मुझे पता है कि आखिर येनविन क्या करने वाला है। फिर येनविन काफी गहरी सांस लेने लगता है और अपना पेट पूरा फुलाने के बाद वे काफी तेजी से अपनी सांस को छोड़ता है और वे सांस काफी तेज हवा के साथ बर्फ पे टकराती है, जिससे वहाँ की सारी बर्फ पिघल के गिर जाती है। और अब जो वहाँ पे पहाड़ होते हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी होती, वहाँ पे बस थोड़ी बहुत ही बर्फ पड़ी होती है। और ये देखकर हुइनेंग और हेवनली डीमन काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। येनविन अपनी आसपास नजर घुमाने लगता है और तभी उसको एक गुफा दिखती है और उस गुफा को देखने के बाद येनविन कहता है कि आखिर मैंने इसको ढूंढ ही लिया। अब हम देखते हैं कि येनविन गुफा के अंदर घुसकर उसके पतले रास्ते से अंदर जा रहा होता है। तभी येनविन का पैर किसी ट्रैक्स पे जाता है जो कि काम नहीं करता और उसके अंदर येनविन को किसी एनर्जी की महसूस हो रही होती है और वह उसी एनर्जी को महसूस करते हुए उसको फॉलो करने लगता है। और अब हम कुछ समय बाद देखते हैं कि येनविन काफी ज्यादा थक जाता है और वे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वे बस्टर्ड कहाँ गए? मैं उन लोगों को ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, मैं इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि अब मैं उनको ढूंढना ही नहीं चाहता। हेवनली डीमन कहता है कि तुम आखिर कैसी बात कर रहे हो? इतने करीब आने के बाद तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो? येनविन उसकी बातों का मतलब पूछता है तो हेवनली डीमन कहता है कि तुम यहाँ पर मौजूद पत्थरों पर नजर क्यों नहीं डाल रहे हो? जब येनविन आसपास के पत्थरों को दूर हटाता है तो उसको एक बड़ा सा सिंबल दिखता है, जिसको देखकर हेवनली डीमन बताता है कि ये मेरा प्रतीक है, इसके बारे में मेरे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं।
और जब तुम इसके आसपास ढूंढोगे तो तुम्हें एक डिवाइस दिखेगा जिसको तुम्हें एक्टिवेट करना है। और हम देखते हैं कि यूनविन एक डिवाइस को ढूंढ लेता है और हेवेली डीमन से पूछता है कि आखिर मुझे कौन सा वाला बटन दबाना चाहिए। हेवेली डीमन बताता है कि अपनी दाहिनी तरफ सबसे पहले तीसरे को दबाओ और उसके बगल में पांचवें को। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जैसे जैसे हेवेली डीमन यूनविन को करने के लिए बोलता है वैसे ही यूनविन उस डिवाइस को एक्टिवेट करने लगता है और कुछ समय बाद यूनविन उस डिवाइस को एक्टिवेट करके वहाँ पे छिपा सीक्रेट टनल को खोल देता है। जब यूनविन उस टनल के अंदर घुसकर देखता है तो एक जगह देखकर वह काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है और हेवेली डीमन से कहता है कि ये जगह किसी और दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। हेवेली डीमन कहता है ना, एकदम मस्त है ना, मुझे उम्मीद ही थी कि मेरे वंशज इस जगह को इतना अच्छे से रखेंगे। तभी यूनविन को किसी के आने की मौजूदगी होती है और वह हेवेनली डिमोनिक स्टेल्थ आर्ट का इस्तेमाल करके वहां पर छुप जाता है। और अब हम देखते हैं कि यूनविन के सामने से दो लड़कियां आपस में बात करते हुए आ रही होती है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? दूसरी लड़की कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन जीतेगा, सारी मर्जी एल्डर वर्मिलियन सन डीमन के हिसाब से ही चलेगी। फिर वह लाल बाल वाली लड़की कहती है कि बस मैं उम्मीद करूंगी कि एल्डर वर्मिलियन पैंग जीत जाए ताकि हम इस जगह को छोड़ के जा सकें। वह नीले बाल वाली लड़की कहती है अगर एल्डर ब्लड डीमन जीत गए तो हम इस जगह को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और यूनविन उन दोनों की बातें काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वह लाल वाली लड़की कहती है चाहे बात जो भी हो लेकिन मैं यंग मास्टर जेड किलिन के साथ पूरा जैंगू घूमना चाहती हूँ। और वह नीले बाल वाली लड़की उसके पीठ पे थपथपाते हुए कहती है क्या तुम भी ये चाहती हो? ये तो मेरा भी सपना है। यूनविन जेड किलिन का नाम सुन के अपने मन में सोचने लगता है जेड किलिन नाम तो ऐसा लगता है जैसे कि ये काफी ज्यादा फेमस है। फिर यूनविन हेवेनली डीमन से पूछता है क्या आखिर सच में डिमोनिक कल्ट है? हेवेनली डीमन कहता है कि हाँ, यह हेवेनली डिमोनिक कल्ट ही है, कम से कम उनको इतना तो करना चाहिए जिससे वे खुद को मेरा वंशज कह सकें। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने हेडक्वार्टर को काफी अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। फिर यूनविन और भी चीजें देखने के लिए हेवेनली डिमोनिक कल्ट के अंदर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक घर के अंदर जाती है और वह अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पे एक घर क्या कर रहा है, चलो इसके अंदर देखते हैं कि आखिर इधर क्या मिलता है। अब हम उस घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे कमरे होते हैं। यूनविन उनमें से सभी कमरों में से किसी एक कमरे के अंदर झांकता है तो उसको अपने सामने एक लेडी लेटी हुई मिलती है और एक शख्स उसके सामने बैठा होता है। वह लेडी कहती है कि भले ही वर्मिलियन डीमन हार जाए लेकिन उसके हारने से कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि 12 डिमोनिक मास्टर सिर्फ जीतने वाले का ही पक्ष लेंगे। और उस लेडी की बात सुनकर हेवेनली डीमन और यूनविन वो दोनों ही उसको ठरक वाली नजरों से देखने लगते हैं। और हुईनाइन कहता है कि तुम लोगों को अपनी नजरें सुधारने की जरूरत है। वह लेडी कहती है जब तक हम येलोस उसको पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे तो तब तक वर्मिलियन सन डीमन हर एक चीज पे कब्जा पा लेगा। इसके अलावा देंतेई फैमिली और एयोंग फैमिली हमारे इतने करीब भी नहीं है, तो इसके अंत में बिगोंग फैमिली ही शासन पे राज करेगी। फिर वह लेडी अपनी जगह पे बैठकर अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओ जाके 1000 सोल डीमन को बता दो कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। यूनविन उस लेडी की बात सुनकर अपने मन में सोचता है देंतेई, एयोंग, बिगोंग और येलो, सुनने से तो ऐसा लगता है कि ये 5 क्लैन लीग जैसा ही है। फिर जो उसका सर्वेंट होता है उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट मुझे वापस भेज देंगे तो इसलिए इस काम को तो आपको ही करना होगा। वे लेडी उसकी बात सुनकर उससे उसका नाम पूछती है। वह बताता है कि मैं एक लो लेवल का सबऑर्डिनेट हूँ और मेरा नाम है येलू डेंगियन। वे लेडी उससे कहते हैं कि हीरे रेची के टर्म्स के हिसाब से तुम तो मेरे भतीजे जैसे हो, तो आओ अपनी चाची के पैर दबाओ। और ये कहकर वह अपने पैर उसकी तरफ आगे बढ़ाती है। फिर जो उसका टर्की सर्वेंट होता है वह एकदम गिड़गिड़ाते हुए कहता है क्या मुझे आपके पैर दबाने का मौका मिल रहा है? वो ठीक है, मैं आपके पैर दबाऊंगा, जरूर दबाऊंगा। और वह अपने हाथों को कपकपाते हुए उसके पैर छूने के लिए जाता है, लेकिन इस चीज को वह लेडी नोटिस कर लेती है और अपने पैर को झटका के उसको उससे दूर कर देती है और गुस्से में उससे कहती है कि अबे तू बस्टर्ड इंसान, मेरी नजरों से दूर हो जा। और वह भागते हुए माफी मांगते हुए वहां से चले जाता है। उस टर्की सर्वेंट के जाने के बाद यूनविन उस लेडी के पास आकर उससे कहता है क्या मैं इस मामले में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? और वे यूनविन की आवाज सुनकर हैरान होते हुए उसकी तरफ मुड़ती है तो वे यूनविन को देखते हुए सोचती है कि आखिर ये हैंडसम इंसान कौन है। यूनविन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वह यूनविन को अपनी प्यारी निगाह से उसको देखने लगती है। यूनविन उसको देखते हुए सोचता है कि आखिर इसको मुझे देखने के बाद थोड़ा बहुत सावधान नहीं होना चाहिए था, उल्टा ये तो मेरे को अजीब निगाहों से देखने लग रही है। वह यूनविन से कहती है अबे ओए लड़के, क्या तू मेरे पैर दबाने की कोशिश नहीं करेगा? हेवेनली डीमन इसको देखते हुए यूनविन से कहता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा बदतमीज है, यह हेवेनली डीमन से आखिर पैर दबाने के लिए कैसे बोल सकती है? देखने से तो ऐसा लगता है कि इसने यांग रिनेचिंग इन रिप्रेजेंटिंग आर्ट का अच्छे से मास्टर हासिल कर रखा है और एजिवेंटिंग आर्ट का इस्तेमाल करके ये इतनी ज्यादा जवान है। यूनविन से कहता है अच्छा चलो ठीक है, दो अपने पैर, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा।
वह यूनविन से कह रही होती है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे है। तभी यूनविन उसके प्रेशर पॉइंट्स को सील्ड कर देता है, जैसा उसने सुलन के साथ किया था। वे अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा तेज इंसान है, इसने इतनी जल्दी मेरे प्रेशर पॉइंट्स को सील्ड कर दिया। यूनियन उसको साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक से कहता है कि अब मेरी बात को कान खोल के सुनो, अब तुम मेरे सभी सवालों का जवाब ईमानदारी से दोगी। सबसे पहले मैं तुमको अपना परिचय देता हूँ, मैं हेवनली डीमन का सक्सेसर और हेवनली डीमन स्क्राइब से हूँ। फिर वह यूनविन को थोड़ा ध्यान से देखने लगती है और यूनविन उसको साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक से कहता है, क्या तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं? मैं हेवनली डीमन की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसका परिणाम सिर्फ हेवनली डीमन है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं? वह शर्माते हुए हंसने लगती है और यूनविन से अपने मन में कहती है कि जो लोग सुंदर दिखते हैं मैं उनकी बातों पर जरूर विश्वास करती हूँ। तुम यहाँ तक बिना किसी को मारे पहुंच चुके हो, तो यानी कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। तभी हेवनली डीमन यूनविन से कहता है कि अबे बेवकूफ इंसान, तू भूल गया कि जो मैंने तेरे को बताया था? यूनविन उससे पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हेवनली डीमन कहता है कि यहाँ पर कोई भी इतनी आसानी से तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, इससे अच्छा तुम इसको अपनी टेक्निक दिखाओ, यानी कि मेरी टेक्निक दिखाओ। फिर यूनविन टेक्निक दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, ये तो मेरे लिए काफी आसान काम है। वह लेडी यूनविन से पूछते है कि आखिर तुम तैयार किस चीज के लिए हो रहे हो, आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? यूनविन उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें हेवनली डीमन के सक्सेसर की एक ना तो एक टेक्निक दिखानी ही होगी। अब हम लोगों को बताया जाता है कि हेवनली डीमन की 3 ऐसी मार्शल आर्ट्स है जो कि उसने अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाई। एक आर्ट है हेवनली डीमन ट्रिपल स्वॉर्ड हेवन ऑब्लिट्रेशन, दूसरा है असुरा इरेडिकेटिंग 1000 पाम। अब तीसरी टेक्निक यूनविन उस लेडी को दिखाता है और अपना पैर उठाकर जमीन पे मारता है, जिससे वहाँ पर कई सारी धूल उड़ जाती है और वहाँ पर कई सारे यूनविन आ जाते हैं। और अब हमें उस टेक्निक के बारे में बताया जाता है जो कि है हेवनली डिमोनिक डोमिनेटिंग स्टेप्स। वे लेडी यूनविन के सभी क्लोन्स को देखते हुए अपने मन में सोचती है, इसके तो 3-3 करके क्लोन्स बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी को क्लोन्स में डिवाइडेड कर देगी, कम से कम 12। ये टेक्निक तो सिर्फ लेजेंड्स के बीच में ही करी जा सकती है और इस टेक्निक का नाम है हेवनली डिमोनिक डोमिनेटिंग स्टेप्स, यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि यह हेवनली डीमन का सक्सेसर है। फिर यूनविन अपने सभी क्लोन्स को गायब कर देता है और उस लेडी से कहता है कि देखने से लगता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो चुका है, तो अब मैं तुम्हारे सभी प्रेशर पॉइंट्स को अनसील्ड कर देता हूँ। यूनविन उसके सभी प्रेशर पॉइंट्स को अनसील्ड करने के बाद उससे कहता है कि मैंने अब तुम्हें अनसील्ड कर दिया है, अब तुम्हें याद है ना कि तुम्हें हेवनली डिमोनिक कल्ट के बारे में मुझे सब कुछ बताना है। वह सबसे पहले यूनविन को अपना नाम बताती है, जो कि उसका नाम है येलू यांगलिंग और वह एक स्कॉर्चिंग एम्प्रेस है। वह यूनविन को बताना शुरू करते हैं कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर 5 क्लान्स है। डियानमू एक ऐसा क्लान है जिसने आखिरी बार हेवनली डीमन के नाम को धारण किया। बाकी के 4 बचे हुए क्लान्स को हेवनली डीमन के 4 डिसाइबल्स का नाम दिया गया, जो कि है बिगोंग, येलू, देनताई और एओंग। इन चारों क्लान्स का नाम हेवनली डीमंस के 4 डिसाइबल्स पर पड़ा, क्योंकि हेवनली डिमोनिक कल्ट कानून को काफी ज्यादा महत्व देता था, तो इसलिए उनका सबसे पहला नियम ये था कि डियानमू क्लान के ही लोग सबसे पहले हेवनली डिमोनिक कल्ट के लीडर बनेंगे। हालांकि 250 साल पहले ऑर्थोडॉक्स वर्सेस डिमोनिक कल्ट, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिससे डियानमू के सबसे बड़े लीडर किंगे की मौत हो गई। और यही नहीं, डियानमू के ज्यादातर लोग मर चुके थे, जो कि हट्टे कट्टे नौजवान थे, तो इसलिए डियानमू क्लान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं जो कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के लीडर की गद्दी को अपना सके। यूनविन उससे पूछता है कि तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम्हारे पास अगर लीडर ना हो तो तुमने गद्दी के लिए लड़ाई ना करी हो। यिंगलिंग बताती है कि जब ऐसी स्थिति आई जहाँ पे हेवनली डिमोनिक कल्ट के पास कोई भी लीडर नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया, जिसमें गार्डियंस और एल्डर्स को लीडरशिप के बजाय उनको एक अलग ही जगह दे दी गई। सभी गार्डियंस को डियानमू क्लान के अंदर कोलैटरल ब्रांच में बिठा दिया गया, इसलिए वे कल्ट के लीडर नहीं बन सके। 3 गार्डियंस और उनके नीचे आते हैं 7 एल्डर्स, और जो कल्ट के लीडर की गद्दी पे बैठे हैं वो है 4 डीमन सेवरेजेंस। यूनविन कहता है 4 डीमन सेवरेजेंस यानी कि गार्डियंस और एल्डर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए उनको डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं बनाया गया। येलून सभी 4 डीमन सेवरेजेंस का नाम बताती है, जो कि है ब्लड डीमन, वर्मिलियन सन डीमन, 1000 सोल्स डीमन और पॉइजन डीमन। ये सभी डिमोनिक कल्ट के लीडर की गद्दी को संभालने के अलावा सभी क्लैंस को चलाते भी है। यूनविन अपने मन में सोचता है, अगर मुझे हेवनली डिमोनिक कल्ट को कंट्रोल करना है तो मुझे सबसे पहले इन चारों बस्टर्ड को ठिकाना लगाना होगा। येलू बताते हैं कि इसके अलावा हमारे कल्ट के अंदर 4 एम्प्रेस और 4 फ्लावर्स है, जो कि डिमोनिक कल्ट के फीमेल एक्सपर्ट्स है। यूनविन येलू से कहता है कि तुम भी तो एक स्कॉचिंग एम्प्रेस हो, यानी कि तुम भी उन चारों के अंदर आती हो। येलो बताते हैं कि हाँ, वैसे हेवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर सबसे ज्यादा जिसके पास फ्लावर्स है वह है 12 डिमोनिक यंग मास्टर।
युनविन येल्लू से कहता है कि ये मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम मुझे सीधा ये बताओ कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर कितने बंदे हैं। येल्लू बताती है अगर तुम किसी पावरफुल मास्टर की बात करते हो तो हमारे कल्ट के अंदर कम से कम 12,000 तो ऐसे मास्टर्स है ही, और बाकी के सभी नौसिखिए मास्टर्स को मिलाकर कम से कम 20,000 मास्टर्स तो है। युनविन अपने मन में सोचता है कि मुझे उस बस्टर्ड ने बताया था कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के अंदर कम से कम 15,000 लोग हैं। युनविन येल्लू से कहता है कि थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है। येल्लू युनविन से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी बात कही है जिसपे तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही किसी के भी सामने आकर खुद को हेवनली डीमन का सक्सेसर बताओगे तो कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। युनविन कहता है इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, अगर तुम स्कॉर्चिंग एम्प्रेस मेरे साथ हो तो। फिर येल्लू अपने मन में सोचती है आखिर ये शख्स है कौन। ये अचानक से यहाँ पर आया और कहता है कि ये डिमोनिक कल्ट को अपने हाथों में लेगा। वैसे तो कोई भी शख्स इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन इसने जो अचीव कर रखा है उसकी तो तारीफ करनी ही होगी। फिर येल्लू मुस्कुराने लगती है और अपनी जगह से उठकर कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी एक चीज देने का वादा करना होगा। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मुझे ग्रांट दोगे तो मैं हर एक चीज करने को तैयार हूँ जितना मेरी पावर्स कर सकती है। युनविन इसके इस शर्त को मान लेता है। फिर वह अचानक से युनविन के सामने बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपकी लोली सबऑर्डिनेट स्कॉर्चिंग एम्प्रेस, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ सुप्रीम हेवनली डीमन। युनविन उससे पूछता है तो स्कॉर्चिंग एम्प्रेस बता तुम मेरे लिए आखिर क्या कर सकती हो। येल्लू कहती है कि अगर आपका ये ऑर्डर है कि आपको रिकॉग्नाइज्ड किया जाए सुप्रीम हेवनली डीमन और हेवनली डिमोनिक ग्रैंड मास्टर तक, तो मैं आपकी जरूर मदद कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गार्डियंस और एल्डर्स की एको नॉलेज को लेना होगा। उसके बाद तुम्हें 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स को अपनी साइड में लेना है। फिर डिमोनिक सेवरेजेंस को अपनी भाषा में कंट्रोल करने के बाद तभी तुम हेवनली डिमोनिक कल्ट के लीडर बन पाओगे। येल्लू की राय सुनने के बाद युनविन वहाँ से चले जाता है और उसकी बात याद करते हुए कहता है शायद उसने मुझे सबसे पहले ये कहा था कि मुझे गार्डियंस की एक्नॉलेजमेंट की सबसे पहले जरूरत है। फिर युनविन उसी घर के अंदर एक जगह जाके रुकता है और अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है। तभी युनविन को येल्लू की बात याद आती है कि उसने उससे कहा था कि गार्डियन हॉल को डिफेंड करते हैं 10 स्वॉर्ड किंग्स और एल्डर हॉल को डिफेंड करते हैं 10 डिमोनिक सेल्डेनेंट्स। तुम्हें इन सभी एक्सपर्ट से बचने की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये गार्डियंस और एल्डर्स के बीच में बचपन से ही पले हुए हैं। हेवनली डीमन युनविन से कहता है कि तुम सीधा गार्डियंस के पास जाके ही क्यों नहीं बात कर लेते हो। रुको रुको रुको, शायद मैं जानता हूँ कि तुम्हें उन सभी 10 किंग्स की और सेंटिनेंट्स की पावर्स को देखना है ना। युनविन हेवनली डीमन से कहता है तुमने एकदम ठीक पकड़ा, मैं बस उन सभी की ताकत को देखना चाहता हूँ कि आखिर वे लोग कितने ज्यादा ताकतवर है। और जो युनविन के सामने एक खिड़की होती है, उस खिड़की के आर पार एक शख्स आता है और चिल्लाते हुए युनविन पे अटैक करते हुए कहता है कि यहाँ पर आखिर है कौन। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर युनविन नहीं होता और उसका जो अटैक है वह भी खाली चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि युनविन इससे डर के मारे छत पे चिपक जाता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, मैंने यहाँ पर किसी ना तो किसी को महसूस किया था, शायद ये हवा की वजह से हो सकता है। और युनविन हेवनली डीमन पे भड़कते हुए कहता है अबे बस्टर्ड, तूने तो मुझसे ये कहा था कि अगर मैं हिडन आर्ट का इस्तेमाल करूंगा तो कोई भी मेरे को महसूस नहीं कर पाएगा। हेवनली डीमन कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जितनी तुम्हारी इनर क्यूआई स्ट्रांग होगी उतनी ही स्ट्रांग ये टेक्निक काम करेगी। वैसे देखने से तो ऐसा लगता है कि ये शख्स भी हेवनली डिमोनिक हिडन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें तो शुक्र बनाना चाहिए कि तुम्हारा लेवल इससे ऊपर है, वरना ये तो तुम्हें ढूंढ लेता। फिर युनविन अपने मन में सोचता है यानी कि हेवनली डिमोनिक की मार्शल आर्ट्स हेवनली डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स के लिए ही बनाई गई है। और जो वहाँ पे खड़ा स्वॉर्ड किंग है वह वहाँ से जाता नहीं है, वह अच्छी तरीके से उस जगह की छानबीन करने लगता है। युनविन सोचता है अगर 10 स्वॉर्ड किंग का लेवल मेरे जितना नहीं है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब अगले सीन में हम 3 गार्डियंस को देखते हैं जिनके चारों ओर मसाज जल रही होती है। वह तीनों बीच में बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। सबसे पहले ग्रैंड गार्डियन कहता है तो राइट गार्डियन, तुम्हें क्या लगता है जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग हॉल में अच्छे से मार्शल आर्ट्स इंप्रूव हो रही है। राइट गार्डियन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं क्योंकि मार्शल आर्ट्स पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और देखा जाए तो वह हमारे बैच में काफी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है। फिर ग्रैंड गार्डियन लेफ्ट गार्डियन से पूछता है कि तुम्हें पता चला कि वर्मिलियन सन डीमन आखिर अब क्या करने वाले हैं। लेफ्ट गार्डियन कहता है कि मैंने सुना है कि वे इस समय कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, वे इस समय सेक्लूजन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वैसे ये बात तो सच है कि ब्लड डीमन सेवरेजन अपनी किसी भी मार्शल आर्ट से अपने एक हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो वर्मिलियन सन डीमन काफी आसानी से हार जाएंगे और इस बात को वर्मिलियन सन डीमन अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए वे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और शायद ऐसा हो भी सकता है कि वर्मिलियन सन डीमन ब्लड डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं। ग्रैंड गार्डियन कहता है कि अपने सभी मेंबर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि वे सभी सेंट्रल प्लेन्स में जाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है और मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा अच्छा होगा कि ब्लड डीमन को लीडर की पोजीशन से निकाल दिया जाए। लेफ्ट गार्डियन कहता है अरे आपका कहने का मतलब क्या है
क्या आपको ये लगता है कि ब्लड डिमोनिक सेवरेजेंस वर्मिलियन सन डीमन के सामने नहीं टिक पाएंगे? ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि नहीं, वे बच्चा सच में एक ग्रेट डीमन है। अगर उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो शायद से ऐसा हो सकता है कि वे लड़ाई को हार जाएं। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है, अगर वर्मिलियन सन डीमन उससे हार जाए तो वे अपने घमंड के कारण हारेगा। उसके बाद ग्रैंड गार्डियन 10 स्वॉर्ड किंग्स को बुलाता है और वे कुछ सेकंड के अंदर ही वे सभी लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वे सभी लोग साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या सर आपने हमको बुलाया? ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? तुमने किसी भारी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत कैसे दे दी? एक बंदा ग्रैंड गार्डियन से पूछता है, क्या कोई भारी व्यक्ति अंदर घुस गया है? क्या आपको पता है कि वे कहाँ पर है? फिर ग्रैंड गार्डियन अपने पास छुपा हुआ वेपन एक जगह पे फेंक के मारते हैं और यूनविन उसको पकड़ते हुए कहता है, आप तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा टैलेंटेड निकले। जब से मैं जियांगू में आया हूँ यह ऐसा पहली बार है कि किसी व्यक्ति ने मुझे पकड़ा है। तभी जो 10 स्वॉर्ड किंग्स है वे यूनविन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि अबे ओ बस्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आके इतना बकवास करने की, और हमें सबसे पहले ये बता कि तू यहाँ पर आया कैसे? यूनविन काफी स्पीड के साथ वहाँ से भागता है और ग्रैंड गार्डियन के सामने आकर कहता है, क्या आप ही ग्रैंड गार्डियन हो? और ये देखकर 10 स्वॉर्ड किंग्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर के सामने इस तरीके से आने की, हम इसको मार डालेंगे। ग्रैंड गार्डियन उन लोगों को शांत करता है और यूनविन से कहता है कि हाँ, यही बूढ़ा इंसान ग्रैंड गार्डियन है। वैसे आप जरा बता सकते हो कि आप हो कौन? ग्रैंड गार्डियन, जो कि डियानमू के अंदर आने वाला 9 हेवन डिमोनिक एम्परर है। येलो बताते हैं कि उनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। वे एक ऐसे एक्सपर्ट है जिनके लेवल के बारे में पता लगाना एकदम अचूक है। उनके रियल लेवल के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 12 डिमोनिक यंग मास्टर में से एक उनका ही शिष्य है। यूनविन सोचता है जैसे कि स्कॉर्चिंग एम्प्रेस ने बताया था कि वे एक इंक्रेडिबल मार्शल मास्टर है, इन्होंने तो मेरी हेवनली डिमोनिक हिडन आर्ट को काफी आसानी से ढूंढ लिया। यूनविन ग्रैंड गार्डियन को बताता है, तो ग्रैंड गार्डियन, मैं हेवनली डिमोनिक स्क्राइब से हेवन डिस्ट्रॉयर हूँ। यूनविन की ये बात सुनकर वे तीनों गार्डियन एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं। राइट गार्डियन यूनविन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सर हेवनली डिमन के नाम का इस्तेमाल करने की? क्या तुमको हमारा कोई डर नहीं? यूनविन उन लोगों से कहता है कि ये बात सच है कि मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता, और हाँ, ये बात भी सच है कि मैं ही हेवनली डीमन हूँ। ग्रैंड गार्डियन कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम सुप्रीम हेवनली डीमन हो? और यूनविन कहता है कि हाँ, मैं ही सुप्रीम हेवनली डीमन हूँ। ग्रैंड गार्डियन कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे हम तुम्हें हेवनली डीमन मान ले? यूनविन कहता है, क्या तुम लोगों को सबूत चाहिए? फिर यूनविन हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड बाहर निकालता और कहता है, क्या इतना काफी है तुम लोगों के लिए? और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को देखकर राइट और लेफ्ट गार्डियन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंड गार्डियन आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर इस बूढ़े आदमी की आंखें ठीक है तो मेरे ख्याल से ये हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम बस इसी कारण की वजह से तुम्हें सुप्रीम हेवनली डिमन नहीं बना सकते। अगर तुम यहाँ पे हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को वापस लुटाने के लिए आए होते तो हम तुम्हारा स्वागत एक सम्मानित रूप में करते, लेकिन आप तो इसके बजाय हम पर हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हम पर काबू बनाना चाहते हो। ग्रैंड गार्डियन की बात सुनकर यूनविन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम तो हेवनली डीमन की अथॉरिटी को बदनाम कर रहे हो। हेवनली डीमन, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं? और जो हेवनली डीमन है वह भी ज्वालामुखी बनकर फट रहा होता है और कहता है, इन बस्टर्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम सुनकर और मेरी स्वॉर्ड को देखने के बाद भी अपने घुटने नहीं ढके, इनमें इतनी हिम्मत आई कहां से? 10 स्वॉर्ड किंग्स के सामने यूनविन हेवनली डीमन से बात कर रहा होता है, जो कि उन लोगों को नहीं दिख रहा होता। वे कहने लगते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया, ये खुद से बात क्यों कर रहा है, क्या ये पागल तो नहीं हो गया? ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि ये बात काफी सिंपल है, अगर तुम वाकई में हेवनली डीमन एंसेस्टर हो तो इसको स्वॉर्ड दिखाने के बजाय अपनी स्किल से साबित करके दिखाओ। अब अगले सीन में हम एक अंधेरी भरी जगह को देखते हैं और वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी होती है और ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पे एक अंधेरा सा कमरा होता है जहाँ पे कुछ मसाले भी जल रही होती है। यूनविन स्वॉर्ड किंग से पूछता है कि आखिर हमें और कितना दूर जाना होगा? स्वॉर्ड किंग कहता है कि हम बस पहुंच ही गए। यूनविन फिर पूछता है कि आखिर तुम इस जगह पे मसाल को कैसे जला लेते हो, ये जगह तो काफी ज्यादा गीली है। वह बताता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आसपास कई चट्टानें बनी हुई है और उन चट्टानों की वजह से वह गीलापन निकल जाता है। फिर वे दोनों उस जगह पे जाके पहुंच जाते हैं और अब हम देखते हैं कि 10 स्वॉर्ड किंग में से एक बंदा यूनविन को हेवनली डिमोनिक सीक्रेट वर्ल्ड तक ले आता है और यूनविन हेवनली डिमोनिक सीक्रेट वर्ल्ड को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। ग्रैंड गार्डियन ने यूनविन से बोला था कि अगर तुम सच में सुप्रीम हेवनली डीमन हो तो तुम्हें हेवनली डिमोनिक सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर जाके एक आइटम लाना होगा। यूनविन जब उस आइटम के बारे में पूछता है तो ग्रैंड गार्डियन बताता है
कि वह आइटम है हेवनली डिमोनिक रिंग। अगर तुम सच में सुप्रीम हेवनली डीमन हो तो तुम्हारे पास तो वो आइटम जरूर होना चाहिए, एक ऐसा आइटम जो अथॉरिटी का सिंबल है, जिसे सिर्फ कल्ट के लीडर ही पहन सकते थे। यहाँ तक कि लेजेंड्स के लिए एक सीक्रेट मैनुअल जैसा है, जिसका इस्तेमाल करके ये अगली ट्रांसेंडिंग रियल्म तक पहुँच जाते थे। फिर युनविन हेवनली डिमोनिक से हेवनली डिमोनिक रिंग के बारे में पूछता है तो हेवनली डीमन बताता है ये एक सेक्रेट आइटम है जिसको मैं बहुत पहले पहनता था। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे वेपन में एक स्पेशल वैल्यू ऐड करेगा और साथ ही में एबिलिटी भी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे युनविन सेक्रेट वर्ल्ड को छूते हुए कहता है ये काफी ज्यादा यूजफुल आइटम है, अगर ये एक बार मुझे मिल गया तो मेरा आगे का सफर काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर मैं इसको खोलूं कैसे? ये सीक्रेट वर्ल्ड तो मुझे एकदम कोल्ड आयरन की तरह लग रही है। अब हम गार्डियन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे लेफ्ट और राइट गार्डियन ग्रैंड गार्डियन से बहस करे होते हैं। क्या ग्रैंड गार्डियन आप ठीक तो हो? आपने उस तरह के बस्टर्ड को सीक्रेट वर्ल्ड तक कैसे जाने दिया? ग्रैंड गार्डियन कहते हैं उसकी हेवनली डिमोनिक हिडन आर्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी डिमोनिक कल्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको सुप्रीम हेवनली डीमन समझ के ट्रीट करना एकदम बेतुका है, वो भी ये सोच के कि उसके पास हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड होने के साथ साथ उसके पास अगर स्किल है तो वह हेवनली डिमोनिक सीक्रेट वर्ल्ड को काफी आसानी से तोड़ देगा और उसके अंदर डिमोनिक रिंग को काफी आसानी से निकाल लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए इतना काफी है कि हम उसको सुप्रीम हेवनली डीमन की तरह रिकॉग्नाइज करें। हालांकि ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सीक्रेट वर्ल्ड को एक डीमन प्रोटेक्ट करता है जिसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा संभव है कि हेवन डिस्ट्रॉयर की मुलाकात उस डीमन से जरूर होगी। तभी वहाँ पे 10 स्वॉर्ड किंग का एक मेंबर आता है और ग्रैंड गार्डियन उससे पूछता है कि वह यहाँ पे क्यों आया है। तो वह बताता है कि वह बंदा हमसे फेवर मांग रहा है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या हमको उसको फेवर देना चाहिए? ग्रैंड गार्डियन उससे फेवर के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि उसको सूखा खाना और कुछ ग्रीन पिल्स चाहिए, और साथ ही में उसने हमसे ये भी रिक्वेस्ट करा है कि सीक्रेट वर्ल्ड के आसपास कोई भी शख्स ना आ पाए। स्वॉर्ड किंग की ये बात सुनकर ग्रैंड गार्डियन कहता है क्या ऐसा तो नहीं कि वह डिमोनिक सीक्रेट वर्ल्ड के सामने अपना घर बसाने की सोच रहा है? अब अगले सीन में हम युनविन को देखते हैं, जो कि डिमोनिक सीक्रेट वर्ल्ड के सामने डिमोनिक स्वॉर्ड को तान कर एकदम तैयार हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए। हेवनली डीमन युनविन से कहता है कि जो मैंने तुमको सिखाया था बस वही चीजें याद रखना, तुम्हें बस एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करना है, और अगर हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड चाहे तो वह एक ठंडे आयरन को भी काट सकती है। युनविन हेवनली डीमन से कहता है अच्छा तो हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड एक ठंडे आयरन को भी काट सकती है, तो इसका मतलब बस मुझे अपना फोकस एक जगह पे रखना है उस आयरन को काटने के लिए। उसके बाद युनविन अपनी इनर क्यूआई को काफी भारी मात्रा में रिलीज करता है और स्वॉर्ड में डालने के बाद वह हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड से सीक्रेट वर्ल्ड पर अटैक करता है। युनविन को ऐसा लगता है कि शायद उसने हेवनली डिमोनिक वर्ल्ड को तोड़ दिया है, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं था। उसने सिर्फ वहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच मारा होता है, जिसे देखकर हेवनली डीमन भी बोलता है कि तुमने तो बस एक छोटा सा स्क्रैच मारा है, तुम तो 1000 बस्टर्ड में सबसे नीचे आते हो। उसके बाद युनविन अपनी इनर क्यूआई को काफी भारी मात्रा में रिलीज करते हुए डिमोनिक स्वॉर्ड के अंदर डालकर कई बार डिमोनिक वर्ल्ड पे अटैक करता है, लेकिन वे सारे अटैक फालतू गए। ऐसे ही 6 घंटे तक उस पे अटैक करने से सिर्फ उस कोल्ड आयरन पर एक डेंट ही पड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया युनविन अपनी कैलकुलेटिंग क्यूआई पर फोकस करना शुरू कर देता है। डिमोनिक स्वॉर्ड को रखकर वे डीमॉन्स्ट्रेशन आर्ट पर फोकस करना शुरू कर देता है। युनविन को डीमॉन्स्ट्रेशन आर्ट पर फोकस करते देख हुइनैंग युनविन से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो? लेकिन जो हेवनली डीमन है हुइनैंग को डांटते हुए कहता है कि तुम इंटरफेयर मत करो। इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये अगले रियम तक पहुंचने के लिए लायक हो चुका है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इनर क्यूआई कितनी मजबूत और ताकतवर है। इंटेंजिबल स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही रियम से कोई भी व्यक्ति बाकी के रियम तक पहुंच सकता है, और हेवन डिस्ट्रॉयर को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये किसी और ही मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म कर रहा है। अपनी इच्छा से एक मूवमेंट बाउंड और एक फ्रेम वर्कर से बंधे होना, ये एक स्वॉर्ड के जैसा है। जैसे कि स्वॉर्ड अपना रास्ता जानती है कि उसको कहाँ पे वार करना है, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि जहाँ पे तुम्हें वार करना है। अपने दिमाग को संभालो और अपने मन को बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जो इनर क्यूआई है वह सिर्फ तुम्हारे ही कहने से चलेगी। जो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए वह है फॉर्म, टेक्निक, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, वेरिएशन और नथिंगनेस। इस सारी की सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर तुम इन सब को समझ जाओगे तो तुम ताओ के अंदर प्रवेश कर चुके हो। 28 घंटे 45 मिनट बाद जब युनविन अपनी इनर क्यूआई को कैलकुलेटिंग कर लेता है तो वह अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो जाता है, और उसको देखते ही बताया जा सकता है कि वह अगले रियम तक पहुंच चुका है। हेवनली डीमन युनविन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो युनविन बताता है
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चीजें मेरे पास थी वह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक महान दुनिया को महसूस कर सकता हूँ जो एक ही समय में विजिबल और अनविजिबल दोनों ही लगती है। युनविन हेवनली डीमन से कहता है कि इस बात को अलग रखते हुए जब तुमने मुझे इंटेंजिबल स्वॉर्ड रियल्म और नेचुरल स्वॉर्ड रियल्म के बारे में बताया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सारी बातें एक बारी में ही बता देनी चाहिए? हेवनली डीमन कहता है कि किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपने मन के अंदर छिपे ताव को झांकने से बड़ा आखिर क्या हो सकता है। अभी के लिए ये सारी चीजें तुम्हारे लिए एक शुरुआत है, आगे जाके तुम मार्शल आर्ट्स का अंत तक देख पाओगे। युनविन हेवनली डीमन से कहता है कि मार्शल आर्ट्स का कोई अंत नहीं है हेवनली डीमन। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मेरा रुकना और चलना सब कुछ मेरे पर ही डिपेंड करता है, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो जरूरी है। युनविन आगे बढ़ के हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को अपने पास बुलाकर उसको अपने हाथों में ले लेता है। जब युनविन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर के हिस्से एकदम खाली है तो उसने अपनी उस बढ़ती हुई क्यूआई अबिडेंस को महसूस नहीं कर सका जो उसने एक बार महसूस किया था। लेकिन तब भी युनविन ये बात तो जानता था कि वह अलग ही रियल में पहुंच चुका है। युनविन हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को फेंक कर उसको उस स्क्रैच के अंदर गाड़ देता है जो उसने पहले मारे होते हैं और आंखें बंद करते हुए कहता है कि काउंटलेस इनहेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई को अपनी पूरी स्वॉर्ड की शक्ति में झोंक दो और उसके आगे अपने रियल्म का इस्तेमाल करो। फिर युनविन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि स्वॉर्ड ब्लास्ट। फिर जो डिमोनिक स्वॉर्ड है वह एक चरखड़ी की तरह घूम के उस दरवाजे को चीर रही होती है और अब हम देखते हैं कि उस चरखड़ी के आसपास कई सारे गहरे स्क्रैचेस आने लगते हैं और हुईनैंग और हेवनली डीमन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिमोनिक स्वॉर्ड हेवनली डिमोनिक वर्ल्ड के दरवाजे को तोड़ देती है। युनविन डिमोनिक स्वॉर्ड को पास बुलाकर पकड़ते हुए कहता है कि चलो अब उस हेवनली डिमोनिक रिंग की तलाश करें। जब युनविन वर्ल्ड के अंदर जाता है तो उसको वहाँ पर कई सारी किताबें दिखती है जिन्हें देखकर युनविन एकदम शॉक्ड होता है। युनविन अपने हाथ में एक दो किताबें पकड़ते हुए कहता है ये तो ऑरेकल बॉर्न स्क्रिप्ट है और ये तो एक सीक्रेट मार्शल मैनुअल है, यहाँ पे तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। फिर वह उन दोनों को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर हुईनैंग हेवनली डीमन से पूछता है सर हेवनली डीमन आखिर तुम्हें क्या लगता है कि युनविन को पढ़ने से सख्त नफरत है? हेवनली डीमन कहता है कि हर कोई तुम्हारी तरह समझदार नहीं होता और वैसे भी तुम आखिर उसको जज क्यों कर रहे हो? क्या कुछ कागज के टुकड़े उस इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो ताव के अंदर प्रवेश कर चुका है? हेवनली डिमोनिक वर्ल्ड 6 कमरों में डिवाइडेड है। पहले कमरे में सीक्रेट मैनुअल्स को रखा जाता है जो कि नॉर्मल्स है। दूसरे कमरे के अंदर वह सारी सीक्रेट मैनुअल्स को रखा जाता है जहाँ पे पुरानी डिमोनिक कल्ट के सभी एल्डर्स और लीडर्स ने डेवलप करी थी। और तीसरा रूम है एलेक्सियर रूम। अब हम देखते हैं कि युनविन एलेक्सियर रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पे रखे सभी एलेक्सियर को देखते हुए कहता है कि ट्विन नो के पास इतने सारे एलेक्सियर नहीं होंगे जो कि यहाँ पे रखे हैं। अगर आपको याद ना हो कि ट्विन नो कौन है तो वह वानो नुइहो की बात कर रहा है जिसको हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था। युनविन इस जगह से जाते हुए सोचता है कि मुझे इस जगह को फिर से बंद होने नहीं देना चाहिए क्योंकि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स है वे इस जगह की मदद से काफी अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। 4th रूम में युनविन वेपन रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे कई सारे वेपन्स होते हैं। उसके बाद युनविन आ जाता है एंसेस्टर रूम में जहाँ पे सभी डिमोनिक कल्ट के लीडर्स की स्टैचू बने होते हैं और उनके स्टैचू के ठीक नीचे उनकी मार्शल आर्ट्स और उनकी कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में लिखा होता है। युनविन हेवनली डीमन से कहता है कि ग्रैंड गार्डियन ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सारी मार्शल मैनुअल और तुम्हारी बहुत सारी चीजें लास्ट रूम के अंदर रखी है, क्या ये बात सच है? हेवनली डीमन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी जो भी मार्शल मैनुअल है इन लोगों ने कब का गायब कर दी होगी। तुम्हें जिसके बारे में सोचने की जरूरत है इस वक्त वो है रिंग, जाओ जल्दी से उसको ढूंढो। युनविन हेवनली डीमन से कहता है क्या तुमको ये अजीब नहीं लगता? हेवनली डिमोनिक सीक्रेट वॉल्ट को तोड़ना सुप्रीम हेवनली डिमोनिक की स्किल को साबित करने जैसा है। युनविन अपने अंदर सोचता है हालांकि उस सीक्रेट वॉल्ट को तोड़ना इतना आसान भी नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कुछ चीज को छोड़ रहा हूँ। अब आखिरी में युनविन आ जाता है 6th रूम जिसका नाम है हेवनली डिमोनिक रूम और जब युनविन उसके अंदर आके देखता है तो वह देखता है वहाँ पे हेवनली डीमन की काफी खूबसूरत और एक बड़ी सी मूर्ति बनी होती है जिसे देखकर युनविन उसकी तारीफ करते हुए कहता है हेवनली डीमन तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। हेवनली डीमन कहता है कि मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि इन लोगों ने आज भी मेरी मूर्ति को एकदम चकाचक बना के रखा है। जब हेवनली डीमन युनविन और हुईनैंग हेवनली डीमन की मूर्ति को देख ही रहे होते हैं कि तभी एक शख्स काफी तेजी के साथ युनविन पर अटैक करने के लिए आगे आता है। जब युनविन उसकी ताकत को महसूस करते हुए पीछे मुड़ता है तो वे देखता है कि वह शख्स युनविन से कहता है कि काफी ज्यादा समय हो चुका है
कि मैंने किसी इंसान की महक को सुना है। उसके बाद जो यूनविन है उसके पंच से बच जाता है और हेवनली डिमोनिक हिडन आर्ट से उससे काफी ज्यादा दूर आ जाता है। यूनविन उसको देखते हुए सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज है, इसकी मौजूदगी तो मैं भी महसूस नहीं कर पाया। फिर वह शख्स काफी तेजी से आके यूनविन के फेस पे पंच मारकर उसको दूर गिरा देता है। अब हमें बताया जाता है कि 50 साल पहले द फॉर्मर 4 डिमोनिक सेवरेजेंस डिमोनिक कल्ट की सेवरेजेंस की जनरेशन में सबसे ताकतवर जनरेशन थी और इस वक्त जिससे यूनविन की फाइट हो रही है वह उनमें से एक था और उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर। और एक दिन उसके मन के अंदर लालच आया और वह सीक्रेटली हेवनली डिमोनिक सीक्रेट वॉल्ट के अंदर घुसा और हेवनली डिमोनिक रिंग को चुरा लिया। और रिंग को चुराने के बाद उसने खुद को सेक्लूजन ट्रेनिंग में झोंक दिया। खुद को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देने के बाद जो उसकी ट्रांसेंडिंग रियम थी वह एकदम बिजर्क हो गई और इसका कारण था हेवनली डिमोनिक रिंग। अंत में जब वह पागल हो गया तो 300 डिसाइबल्स ने खुद को सेक्रीफाइस करके उसको हेवनली डिमोनिक वॉल्ट के अंदर कैद कर दिया और ऐसा गेट तैयार किया गया जिससे उसको बाहर ना निकाला जा सके। और वह गेट काफी ज्यादा मजबूत एक कोल्ड आयरन से बना है जिसको तोड़ पाना अच्छे मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे उसने यूनविन को एक पंच मार के काफी दूर गिरा दिया होता है, लेकिन यूनविन ने उसके पंच को डॉज कर लिया था अपनी बाजुओं की मदद से और वह अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने 1 सेकंड भी मिस कर दिया होता तो मेरा तो काम हो जाता। यूनविन उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर से तो काफी खतरनाक डिमोनिक क्यूआई निकल रही है, आखिर तुम बताओगे कि तुम हो कौन। फिर वह अपनी स्वॉर्ड लाकर यूनविन पे अटैक करते हुए कहता है कि ये बात तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम जिंदा बचोगे। यूनविन डिमोनिक स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज करता है और वह हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन तब भी वह काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड घुमाकर यूनविन पर अटैक करने वाला होता है और वह अटैक यूनविन की आंख फोड़ ही देता है, लेकिन यूनविन उससे दूर हटकर उसके अटैक से बच जाता है। और हेवनली डीमन और हुईनैंग यूनविन की तारीफ करते हुए कहते हैं अब तो तुम एक एक्सपर्ट की तरह फाइट कर रहे हो। और वह शख्स भी यूनविन को देखते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक नॉर्मल बच्चे तो हो नहीं, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तो काफी ज्यादा अच्छी है बच्चे। फिर वह इनर क्यूआई के साथ यूनविन पर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और यूनविन भी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड पे अपनी इनर क्यूआई को जनरेट करके उस पर फेंकता है। फिर उन दोनों की स्वॉर्ड टकराती है और साथ ही में वह दोनों भी फिर वह यूनविन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूनविन हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड से बच जाता है। फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली वह दोनों अपनी स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। फिर यूनविन अपनी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड की पूरी पावर जगाते हुए उस पर भारी पड़ने लगता है और वह भी यूनविन पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करने लगता है। फिर उसके बाद जो उन दोनों की स्वॉर्ड होती है इतना अटैक करने के बाद हवा में झूमने लगती है और जमीन पे गिर जाती है। वह यूनविन की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और यूनविन भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। कुछ देर तक शांति ऐसे ही बरकरार रहती है। फिर यूनविन अपने मन में सोचता है इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वह काफी ज्यादा सुपीरियर है, इसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रांसेंडिंग रियम तक पहुंच चुका है। और वह शख्स अपने हाथ झटकाते हुए यूनविन की तरफ आते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा था ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद तुम जैसे एक्सपर्ट से मिलूंगा। वैसे देखने से तो तुम यंग लगते हो, तुम तो काफी जल्दी ट्रांसेंडिंग रियम तक पहुंच चुके हो, शाबाश। वैसे तुम बताओगे कि आखिर तुम हो कौन। रुको ऐसा तो नहीं कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के उन बूढ़े मेंढकों ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। सच बता रहा हूँ यार, जो तुम्हारी मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा अच्छी है, अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बनी है। यूनविन कहता है कि कौन जाने, वैसे तुम्हारी स्किल्स भी तो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है, अगर तुम चाहते तो इस दरवाजे को काफी आसानी से तोड़ के बाहर निकल सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वह कुछ देर सोचने के बाद यूनविन से कहता है कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे निपटाने हैं। वैसे इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनविन उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर हेवनली डिमोनिक रिंग को लेने आया हूँ। वह कहता है अच्छा हेवनली डिमोनिक रिंग, ऐसा लगता है कि तुम्हें ग्रैंड गार्डियन ने यहाँ पर भेजा है ना। यूनविन कहता है ना बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यहाँ पर अपनी अमानत को लेने आया हूँ। ये बात सुनकर वह शख्स एकदम आंख बबूला हो जाता है और वह यूनविन से कहता है देखो बच्चे, मेरा दिमाग तो खराब करो मत, मैं तुमसे तमीज से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही रियल्म के हैं। अपनी स्वॉर्ड को वापस बुलाने के बाद वह यूनविन को धमकी देते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ से कल्टी मार दो। यूनविन भी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को पास बुलाते हुए कहता है क्या अपना मुंह मैं बंद करूँ। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे अपना मुंह बंद करने की जरूरत है क्योंकि मैं हूँ द सुप्रीम हेवनली। अब हमें उस शख्स के पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे किसी टूर्नामेंट में उसने अपने किसी दोस्त को हराया होता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि ज़ुईग्वांग मुझे माफ कर दो, हम लोग तो दोस्त है तो मेरे को नहीं पीट सकते इतना। लेकिन जो ज़ुईग्वांग है वह ये चीज नहीं देखता, वह उसको पीट कर वहाँ का विनर बन जाता है और जो रेफरी है वह भी ये चीज अनाउंस करता है कि ज़ुईग्वांग जीत चुका है। ज़ुईग्वांग उसकी तरफ देखते हुए सोचता है आखिर इतना खुश होने की इसमें क्या बात है।
एक टाइगर ने अपने शिकार रैबिट को ही तो मारा है। वैसे भी इस तरह के बस्टर्ड मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है, ना जाने इसने मुकाबला करने की कैसे सोची। मैं सच में इतने मुकाबले कर करके बोर हो चुका हूँ। क्या यहाँ पे कोई मेरे बराबरी का कोई है? कुछ समय बीतने के बाद जब ज़िग्युआंग बड़ा हो जाता है तो वह हेवनली डिमोनिक कल्ट का रूलर बन जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो बोरनेस थी वह कभी कम नहीं हुई और इसी बोरनेस के कारण उसने हेवनली डिमोनिक रिंग को चुरा लिया। ये सब करने के बावजूद भी उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उल्टा उसकी जो डिमोनिक एनर्जी थी वह एकदम बिजर्क हो गई और वह हेवनली डिमोनिक रिंग की पावर से अंधा हो गया। लेकिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसने 300 से ज्यादा मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया है। सिर्फ कुछ ही पल के अंदर 300 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए और इस चीज के बारे में मुझे पता भी नहीं चला। तो आखिर इस ताकत का क्या फायदा? ये बात ज़िग्युआंग कहता है और बोरनेस के अलावा वह अपने अंदर एकदम खालीपन भी महसूस करने लगता है, एकदम अकेला। द मैड डिमोनिक मोनार्च देनता ज़िग्युआंग वह अचानक से कहीं गायब हो गया और कहीं जाते हुए उसने खुद से कहा कि इस डिमोनिक रिंग का कोई फायदा नहीं, मैं खुद ही ट्रेनिंग करके अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद ज़िग्युआंग हेवनली डीमन की मूर्ति के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको देखते हुए कहता है, क्या हेवनली डीमन सर, क्या आपने भी कभी लोनली फील किया था? इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो सिर्फ मेरे दुख को समझ सकते हो। काश मैंने आपके युग में जन्म लिया होता। खैर, इसके लिए मुझे माफ करना, ये लीजिए आपकी अमानत। ये कह के ज़िग्युआंग हेवनली डिमोनिक रिंग को हेवनली डीमन की मूर्ति के नीचे रख देता है। तभी वह वहाँ पर कुछ बुक्स को देखता है। वह उनमें से कुछ बुक निकालकर पढ़ते हुए कहता है, ये शायद हेवनली डीमन ने ही लिखी थी। और जब वह उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर का घमंड सारा एक बारी में ही चूर चूर हो जाता है, क्योंकि उस बुक के अंदर हेवनली डीमन की सारी मार्शल नॉलेज थी। वह बुक पढ़ते हुए कहता है, रुको, इनको लिखने का अंदाज तो एकदम अलग है। अगर कोई मेरे से नीचे लेवल का होगा वो तो कभी भी इन बुक्स को पढ़ ही नहीं पाएगा। इसमें एक से एक ऐसा वर्ड है जिसको पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। अगर मैं इन सभी मार्शल आर्ट्स को फॉलो करूंगा तो मैं काफी ज्यादा इंसान लेवल पर पहुंच सकता हूं। और ये कह के ज़िग्युआंग अजीब तरीके से हंसने लगता है और एक के बाद एक ऐसे ही बुक्स को पढ़ने के बाद ज़िग्युआंग ने अपने अंदर की बोरियत को खत्म कर दिया। ज़िग्युआंग एक किताब के ऊपर हाथ रखता है और खुद से कहता है कि मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं अपनी उलझी हुई इच्छाओं को छोड़ के यहीं पर रहकर ट्रांसेंडिंग डिमोनिक रियम तक पहुँच के दिखाऊंगा। जो एंसेस्टर हेवनली डीमन ने किताबें छोड़ी है उनकी मदद से। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इस बात को 50 साल बीत चुके हैं और अब जो उसके सामने शख्स खड़ा है वह खुद को सुप्रीम हेवनली डीमन कह रहा है। युनविन की बात सुनकर वह युनविन से कहता है कि मैं तो अपनी हंसी रोक भी नहीं पा रहा। फिर वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा कि तुम सुप्रीम हेवनली डीमन हो? चलो मैं ये बात तो मानता हूँ कि जो तुमने इस समय अचीव कर रखा है वह 20 साल की उम्र के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन तुम खुद को सुप्रीम हेवनली डीमन कह रहे हो। फिर वह अचानक से अपनी स्वॉर्ड को इनेंस्ड क्यूआई करता है और युनविन के गले में एकदम तलवार रखते हुए कहता है कि जिस नाम का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो नाम तुम्हारे इस्तेमाल करने लायक नहीं है। युनविन डिमोनिक स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसको हंसते हुए देखने लगता है। वह युनविन से पूछता है कि आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? सच में ये कहना पड़ेगा कि तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। और फिर युनविन उससे दूर हट जाता है। युनविन देखता है कि जो डिमोनिक स्वॉर्ड है उसके अटैक से थोड़ी बहुत वाइब्रेट करने लगती है और इसी से उसको ज़िग्युआंग की ताकत का एहसास हो जाता है। ज़िग्युआंग युनविन को बताता है कि जो पहले के कल्ट के लीडर होते थे सिर्फ उनके नाम पर ही द हेवनली डिमोनिक कल्ट मास्टर ही लगाया जाता था। इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही द सुप्रीम हेवनली डीमन है और मैंने शुरू से ही अपने बचपन में उनको एक ऐसा व्यक्ति माना है जो मेरे लिए भगवान से कम नहीं। और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर ये बात कैसे कह सकते हो कि तुम ही सुप्रीम हेवनली डीमन हो? ये कहकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। और ये कहकर ज़िग्युआंग अपनी स्वॉर्ड में फिर से क्यूआई को इनहेंस्ड करता है और युनविन भी उसके इनहेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर वह एकदम से युनविन के सामने आकर अपनी स्वॉर्ड से मारता है, लेकिन युनविन फिर से डिमोनिक स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जब ज़िग्युआंग देखता है कि युनविन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है तो वे कंटिन्यूसली युनविन पे अपनी इनहेंस्ड स्वॉर्ड की वजह से अटैक करने लगता है। अब युनविन भी उसके अटैक से स्ट्रगल करने लगता है। वह कभी ऊपर से हमला करता है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, और फिर वह अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए कहता है कि फॉर्म, टेक्निक, मोमेंटियम, एजिलिटी, वेरिएशन और नथिंगनेस, ये सारी की सारी चीजें फालतू है। अगर तुम्हें सच में ताकतवर बनना है तो तुम्हें सिर्फ ताकत पे ध्यान देना होगा बच्चे। उसके बाद वह अपनी इनहेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई से युनविन पे कई सारे अटैक्स मारता है, लेकिन जो युनविन है उसके सभी अटैक्स को झेल कर डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ उसी के सामने बैठा होता है। ज़िग्युआंग गुस्से में युनविन से कहता है, क्या तुमने मेरे सारे अटैक्स को झेल लिया? और फिर हेवनली डीमन युनविन पे गुस्सा करते हुए कहता है
कि उसकी फिजिकल पावर को देखते हुए तुम भला उससे हैंड टू हैंड फाइट करने के बारे में कैसे सोच सकते हो। जल्दी से टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल करके ही तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो। यिनविन कहता है कि इस लड़ाई को देखकर मैं तो टेक्निक्स के बारे में भूल ही गया था, भला ये चीजें मुझे याद क्यों नहीं आई। फिर यिनविन खड़ा होकर अपने पैर को वेरिएशन के साथ उठाता है और जो जिगुआंग है वह यिनविन पर अपनी स्वॉर्ड चार्ज करते हुए कहता है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। यिनविन जिगुआंग की तरफ देखते हुए काफी जोर के साथ अपने पैर को जमीन पे मारता है। फिर उसके बाद जब जिगुआंग अपने सामने देखता है तो उसके एकदम तोते उड़ चुके होते हैं, क्योंकि यिनविन ने जिगुआंग के सामने हेवनली डिमोनिक डोमिनेटिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करा होता है और वहाँ पे कई सारे यिनविन के क्लोन्स आ जाते हैं। जिगुआंग अपने मन में सोचता है ये टेक्निक तो एक लेजेंडरी क्लोनिंग टेक्निक है और जो यिनविन के क्लोन्स है वे जिगुआंग पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब पासा पूरी तरह से बदल चुका है, अब गेम यिनविन के हाथों में है और जो जिगुआंग है अभी भी उसका माइंड इस टेक्निक को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि यिनविन ने उसके सामने इतनी ज्यादा लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल करा होता है और जो यिनविन के क्लोन्स है वे एकदम रियल अटैक जिगुआंग को मार रहे होते हैं। अब हमें बताया जाता है कि मेड डिमोनिक सेवरेजिन के लेवल पर एक मार्शल मास्टर जो इनहेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई की अटैक्स है उनको काफी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकता है कि फर्स्ट अटैक कहां पर होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे अटैक्स के बारे में काफी आसानी से पता लगा सकता है। जब पहली बार कोई तुम्हारे सामने इन अटैक्स का इस्तेमाल करे तो तुम्हारा दिमाग पहली बार में ये बात नहीं समझ पाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अटैक कहाँ पे और कैसे होने वाला है। हालांकि जब तुम इन सभी अटैक्स को थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि अटैक्स कहाँ से होने वाले हैं और उस वक्त तुम्हें अपने पास एक जवाबी हमला तैयार रखना चाहिए और अपने अपोनेंट को उसी वक्त हरा देना चाहिए। जिगुआंग को शुरू से ही इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि आखिर उसका सामना किस मार्शल मास्टर से है। जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात है वो है स्पीड पर। जब तक तुम स्पीड को ना समझ पाओ तब तक तुम अपने अपोनेंट को कभी नहीं हरा पाओगे। हालांकि जब उसका सामना हेवन डिस्ट्रॉय यानी कि यिनविन से हुआ तो यिनविन की टेक्निक एकदम अलग थी। इतनी ताकत और स्पीड के साथ जो यिनविन अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा है वो जिगुआंग को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, भले ही वे मेड डिमोनिक सेवरेजन ही क्यों ना हो। जब तुम्हारे चारों ओर इतने ताकतवर अटैक आ रहे हो तो उनका संभालना एकदम असंभव है। अब जिगुआंग यिनविन के बने क्लोन्स के अटैक्स को झेलते हुए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर भी अपनी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा मात्रा में इनहेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करता है और अपने चारों ओर कई सारे स्लैशेस लगाता है जिससे वहाँ पे यिनविन के बने हुए क्लोन्स एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं। ये चीज यिनविन भी दूर से देख रहा होता है और कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था कि ये बंदा मामूली नहीं है, इसने अपनी इनहेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई से मेरे सभी क्लोन्स को मिट्टी में मिला दिया। और फिर जो हेवनली डीमन है वह यिनविन से कहता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि लगातार हमले करते रहो। और जो हुइनैंग है वह यिनविन से कह रहा होता है कि तुम्हें सबसे पहले किसी शांत जगह में जाकर सबसे पहले खुद को शांत करना चाहिए। उन दोनों की अलग अलग राय को सुनकर यिनविन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उन दोनों पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम दोनों बस्टर्ड शांत हो जाओ, तुम लोग बस चीजों को देख रहे हो ना कि कुछ कर रहे हो, तो प्लीज मुझे थोड़ा बहुत काम करने दो। फिर तभी यिनविन के दिमाग में आइडिया आता है और वह कहता है रुको, क्या अब मैं यहाँ से दूर जाऊं? और ये कहकर यिनविन अपने मन ही मन मुस्कुराने लगता है। और जो जिगुआंग है वह भी यिनविन को देखते हुए कहता है कि आखिर ये बस्टर्ड पागल तो नहीं हो चुका है, वह खुद से आखिर क्यों बात कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिगुआंग को हेवनली डीमन और हुइनैंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। और फिर जो यिनविन है उसकी नजर जिगुआंग पे जाती है और वह वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे 1 सेकंड के लिए कहीं जाना है तो तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। और जो जिगुआंग है वह यिनविन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से लड़ाई का मैदान छोड़ के नहीं जा सकते। फिर यिनविन रुक जाता है और जिगुआंग से कहता है कि ये बात तुमसे किसने कहा कि मैं लड़ाई छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें हराने के बारे में सोच रहा था। ये कहकर यिनविन डिमोनिक स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और फिर यिनविन अपनी ताओ एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड और गंजिंग स्वॉर्ड को निकालते हुए जिगुआंग के सामने तान देता है। जिगुआंग कहता है कि तुम 2 स्वॉर्ड को अपनी क्यूआई की मदद से कंट्रोल कर रहे हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा घमंडी बस्टर्ड हो। फिर यिनविन जिगुआंग की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों स्वॉर्ड को उसकी तरफ भेज देता है और वे दोनों स्वॉर्ड एकदम खतरनाक तरीके की तरह जिगुआंग पे बरसने लगती है। जिगुआंग अपने मन में सोचता है कि ये अपनी आधी अधूरी क्यूआई को कंट्रोल करने वाली स्वॉर्ड्स तो नहीं है, इन स्वॉर्ड्स का हर एक हमला काफी ज्यादा भयानक है और इनके हमले को संभालने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जब मैं उसकी पहली स्वॉर्ड से फाइट कर रहा था तो उसकी क्यूआई बिल्कुल भी कम नहीं हुई। रुको, ऐसा तो नहीं कि ये। फिर गंजिंग स्वॉर्ड और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड दोनों स्वॉर्ड साथ मिलकर
काफी खतरनाक अटैक करती है जीगुआंग पर। जो जीगुआंग है वह उन दोनों स्वॉर्ड्स के हमले को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता और वह हवा में गिरते हुए अपने मन में सोचता है, ये दोनों ही स्वॉर्ड्स मेरे से फाइट करते करते अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गई। ये लड़का जिससे मैं पहली बार मिला हूँ, क्या ये वही शख्स है जिसके बारे में मैंने हमेशा से सपना देखा था? फिर जो जीगुआंग है वह एक जगह पे जाके गिर जाता है और जो उसकी स्वॉर्ड है वह हवा में घूमते घूमते एक जमीन के अंदर गिर जाती है। और हम स्वॉर्ड की हालत देखते हैं तो वह काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि गंजिंग स्वॉर्ड और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड ने उसकी स्वॉर्ड की काफी खराब हालत कर दी होती है। जीगुआंग एक दीवार के ऊपर गिर जाता है और युनविन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें यकीन हो गया कि मैं ही द सुप्रीम हेवनली डीमन हूँ? जीगुआंग युनविन से कहता है, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है? क्या ये सच है कि मैं आपसे हार गया? क्या ये जो मेरे सामने आ रहा है, क्या ये सब कुछ सच है? युनविन जीगुआंग से कहता है, जब तुमने मेरे साथ फाइट करी तो मेरे ख्याल से तुम्हें सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और वैसे भी क्या मैंने तुमसे ये बात झूठ बोली थी कि मैं ही सुप्रीम हेवनली डीमन हूँ? फिर जीगुआंग हैरान होते हुए युनविन की तरफ देखता है और वापस अपना सर नीचे झुका लेता है। युनविन जीगुआंग से पूछता है, क्या तुम अब यहीं पे रुकने वाले हो? जीगुआंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं और कहां रुकूं। एंसेस्टर हेवनली डिमोनिक की मार्शल आर्ट्स पे मास्टरिंग पाने के बाद मैं जल्दी ही ट्रांसेंडिंग रियम तक पहुंच गया, लेकिन तब भी मैंने हेवनली डिमोनिक कल्ट पे कब्जा पाने के बारे में कभी नहीं सोचा। और जब से तुम यहाँ पर आए हो, जो भी मेरी जिंदगी में महत्व था वह सब कुछ गायब हो चुका है। युनविन जीगुआंग से कहता है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का महत्व तुम्हें बताऊं तो इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? जीगुआंग युनविन की तरफ देखता है और युनविन अपने हाथ की तरफ देखते हुए जीगुआंग को बताता है, सबसे पहले मैं हेवनली डिमोनिक कल्ट की शक्तियों को अपने हाथों में लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आखिर क्या करने वाला हूँ। लेकिन मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे आसपास कभी भी बोरियत को महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, बताओ जीगुआंग, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? जीगुआंग युनविन की तरफ काफी हैरानी से देखता है और अपने मन में सोचता है, मेरी मीनिंगलेस लाइफ को आप एक महत्व बता रहे हो, क्या आखिर मुझे क्या और कैसे करना है? मैंने हमेशा से यही सपना देखा था कि मैं हमेशा सुप्रीम हेवनली डीमन के साथ रहूं। ऐसा लगता है कि किसी स्वर्ग के एंजल ने मेरी इच्छा को सुन लिया है और आज मेरा सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। फिर जीगुआंग युनविन के सामने अपने हाथ जोड़ता है और कहता है कि आपका डिसाइबल द मैड डिमोनिक सवरेजन डेनताई जीगुआंग आपकी सेवा के लिए हाजिर है, द सुप्रीम हेवनली डीमन। तो यार आज के चैप्टर में बस इतना ही। मैंने इसके टोटल 33 चैप्टर्स को कवर कर दिया है। एक पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाके उधर से इस मांगा को एंजॉय करिए। और हाँ यार, मुझे माफ करना कि मैंने इतनी देरी में पार्ट 2 को अपलोड करा है। नेक्स्ट टाइम शायद मैं ऐसा ना करूं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक पहले ही जॉब करता हूं, तो इसलिए मुझे जॉब के कारण थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए हमेशा वीडियो तैयार रहती है। अब मैं अगला एपिसोड डालने वाला हूँ आपका प्यारा सबसे ज्यादा फेवरेट मांगा द नॉर्दर्न किंग कम बैक टू ड्रैगन सिटी। आपका नॉर्दर्न किंग जल्दी ही आने वाला है, तो यार मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको अगली वीडियो में मिल सकूं। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।